अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी के हक़ाइक़ इतने तल्ख़ और अज़ियतनाक होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो हक़ाइक़ तो बहुत दूर, ज़िंदगी ख़ुद एक तल्ख़ हकीकत है, जिसे गुज़ारना और गुज़र जाना दो मुख्तलिफ़ मराहल हैं। जवानी और लाउबालीपन का दौर गुज़रते पता नहीं चलता, जब तक ज़िंदगी बहुत खुशगुमानी के साथ वारदात होती है, इसलिए ज़िंदगी अच्छी लगती है। मगर जब यही दौर गुज़र कर दूसरा मरहला गुज़ारने का आता है, तो बहुत से राज फाश होते हैं, ज़िंदगी के सही मानों में सामने आती है। वो खुशगुमानियाँ, ज़िंदगी के मज़े और रंगीनियाँ बहुत बहुत पीछे रह जाती हैं, और हम इस हकीकत को देखकर हैरान होते हैं। बाज़ लोग तो हिम्मत हार जाते हैं और बाज़ ज़िंदगी को हरा देते हैं। दोहरी स्ट्रेंज को हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। पहली ज़िंदगी हमारे हाथों खिलौना बनती है, फिर हम ज़िंदगी के हाथों खिलौना बनते हैं। मगर मैम, ज़रूरी तो नहीं सबको इन हक़ाइक़ से गुज़रना पड़े। बाज़ लोग तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़िंदगी को एंजॉय करते आए हैं। अनिया मिसेस मुनीर की बात काट कर बोली, जो इन्हें नफ्सियात पढ़ाती थीं और इस तरह हर वक्त किसी न किसी मौजू पर लेक्चर देती थीं। बकौल अनिया के, मिसेस मुनीर को बहुत ज़्यादा दुख है, या तो वो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है या मियाँ से नहीं बनती। अनिया ऐसी ही है, हर एक के बारे में जल्द राय पेश कर देने वाली। अनिया का ख़्याल था कि अगर किसी को भी कभी दुख दिया ही ना जाए तो अपनी ज़िंदगी भी दुखों से दूर रहती है। इसलिए अनिया भी इस कॉल पर अमल करती थी कि जियो और जीने दो, या फिर 2 दिन की ज़िंदगी ऐसे हंसकर गुजार दो, वगैरह वगैरह। इसलिए उसके दोस्त अहबाब का हल्का बहुत वसी था। वो जहाँ भी जाती अपने हंसमुख और खुशबाश तबीयत की वजह से हर एक से दोस्ती गांठ लेती। जहाँ कहीं उसे कोई भी अच्छा लगता, वो उससे दोस्ती कर लेती, ख्वाह वो कितनी ही एज की हो। उसने अंकल आंटियों और लड़कियों के अलावा कभी किसी दूसरे से दोस्ती नहीं की थी। हाँ, उसकी कज़न्स में बहुत बनती थी, दोस्त तो बहुत थी, मगर उसकी अपनी खाला की बेटी नूर और स्कूल की फ्रेंड और कज़न आमना से बहुत बनती थी। वो अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी। अव्वल तो वो किसी से भी बात नहीं छुपाती थी। उसकी फर्स्ट ईयर में ही मंगनी हो गई थी अपने चचाजाद से। सिर्फ 1 साल पहले ये सब बातें उसने की थी, मगर उसका शायबा भी इसमें नहीं मिलता। अब वो सही मानों में मिसेस मुनीर की कही हुई बातें सोचती कि उन्होंने जो कुछ कहा सच कहा। टीन एज की लाइफ वो नहीं थी जो अब है। ये वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हुआ, उसके अपने हिस्से क्यों दूर कर दिए गए, और पहले की तरह उसका दिल दोस्तों से बातें करने को क्यों नहीं चाहता। आखिर वो क्यों इतनी तन्हाई पसंद हो गई है। मामा चाय। अनिया मिसिस फराज को चाय का कप उनके तख्त पर पकड़ाते हुए बोली, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। वो सर पर हाथ फेर कर चाय का कप पकड़ते हुए बोली। अमीश के पापा उठ गए। वो अनिया को दोबारा किचन में जाते हुए देखकर बोली, जी बेगम साहिबा, मेरे सताज हम उठ गए। अनिया जो मुड़कर जवाब देने वाली थी, मिस्टर फराज अहमद को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर दोबारा किचन में चली गई। अनिया बेटा देखो, अमीश उठ गया, अगर नहीं उठा तो उठा दो, ऑफिस से देर हो रही होगी। मिसेस फराज ने कहा तो वो जी अच्छा कहकर ऊपर चली आई। कमरे में जाते ही देखा तो अमीश अभी तक सो रहे थे। उसने दराज में से टाइम पीस निकाला और ड्रेसिंग टेबल का दराज बंद करके वो वापस बेड के पास आ गई। घड़ी पर 8 बजने में 1 मिनट था। उसने अलार्म लगाया और ख़ुद अलमारी से उसके कपड़े निकालने लगी। वो पिछले 2 माह से उसे इसी तरह उठा रही थी। अलार्म बजते ही वो उठ चुका था। अमीश भी इस हरकत का आदी हो चुका था। इतनी देर में अनिया सूट निकाल कर कुर्सी पर रख चुकी थी, और साथ शूज़, मोज़े, घड़ी और वॉलेट, मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ जो टेलीविज़न के पास पड़ी हुई थीं। साथ ही वो बाहर निकल गई बग़ैर कुछ कहे। अमीश उसको देखकर रह गया और उठकर वॉशरूम में घुस गया। अनिया बेटा दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, मैं बराबर वाले घर में जा रही हूँ। अल्लाह के करम से सलमा की बहू की गोद हरी हो गई है, मैं उसे मुबारकबाद ही दे आऊँ। मिसेस फराज दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए डाइनिंग रूम में बैठी अनिया से बोली, जो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। जी अच्छा। वो कप मेज़ पर रखकर खुद उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गई। दरवाज़ा बंद करके खुद वापस सोफ़े पर बैठ गई। शाम तो हो ही चुकी थी। किचन से फारिग हुई थी कि डोरबेल बज उठी। वो हाथ दुपट्टे से खुश्क करके दरवाज़ा खोलकर बाहर गैराज में गेट खोलने आ गई। बाहर गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। उसने मेन गेट खोल दिया। गाड़ी में अमीश मौजूद था। वो गेट खोलकर खुद अंदर आ गई। अमीश भी गाड़ी गैराज में खड़ी करके और गेट बंद करके अंदर आ गया
और टीवी लाउंज में इजी होकर बैठ गया। अनिया, पानी का गिलास ले आओ। उसे देने के बजाय उसके सामने पड़े हुए मेज़ पर रखकर खुद वापस किचन में मुड़ गई। पिछले 2 माह में यूं ही बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा था। अमीश खोल कर रह गया और पानी का गिलास पकड़कर उसके पीछे आ गया। उसे किचन में आता देखकर वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। आखिर तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? वो पानी का गिलास शेल्फ पर पटक कर बोला। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर मसरूफ़ अंदाज में फ्रिज की तरफ बढ़ गई और फ्रिज की चीज़ें इधर से उधर करने लगी। अमीश ज़िल्लत के एहसास से खोल कर रह गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अनिया। जब फ्रिज बंद करके वापस मुड़ी तो अमीश ने बाहर जाती हुई अनिया का बाजू पकड़कर पूछा। अमीश की आंखों में 1 मिनट तक वो देखती रही, फिर अपने बाजू की तरफ उसने देखा और बड़ी आहिस्तगी से अपने बाजू को उसके हाथ से आज़ाद कर लिया और वापस मुड़कर किचन से बाहर चली गई। मगर अमीश ने देखा था, उसकी आंखों में वही तासुर था जो दिलचस्प मंजर को देखते हुए तमाशाइयों का होता है। जब वो अमीश को बेबस, मजबूर, अजियत में देखती थी तो उसके सीने में जैसे जलती हुई आग पर पानी के ठंडे छींटे पड़ते और कुछ देर के लिए वो हर गम से आज़ाद हो जाती थी। मैं 1 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। प्लीज़ मामा, मेरा बैग तैयार करवा दें। अमीश रात के खाने पर जब सब बैठे हुए थे मिसिस फराज से बोला था। क्या मतलब बेटा, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? अपनी बीवी से कहो, वही तुम्हारा हर काम करती है। मिसिस फराज को अमीश का यूं कहना अच्छा नहीं लगा तो उनकी बात पर अनिया के साथ साथ अमीश भी चौंक गया और दोनों ने पल के पल एक दूसरे को देखा था। दरअसल मामा, मुझे आदत है ना अपना हर मसला और काम आपको बताने की, इसलिए। वो जल्दी से वजाहत पेश करते हुए बोला। बेटा, अगर जा ही रहे हो तो अनिया को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी शादी को 3 माह हुए हैं मगर तुम लोग एक बार भी कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मिस्टर फराज हाथ नैपकिन से साफ करते हुए बोले तो खाना खाती अनिया का हाथ फौरन रुक गया। अमीश भी एक पल को हैरान होकर बाप की तरफ देखने लगा। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं अमीश। जब से तुम लोगों की शादी हुई है तुम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए। तुम अनिया को भी अपने साथ ले जाओ, इसका भी दिल बहल जाएगा। हर वक्त गुमसुम रहती है। मिसिस फराज भी मिस्टर फराज की हमायत में बोली तो अमीश ने एक पल के लिए अनिया की तरफ देखा था जो उसी की तरफ देख रही थी और उसी पल अमीश ने फैसला किया था कि वो भी वो सारे काम करेगा जिसमें उसकी मर्ज़ी ना हो। जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अपनी बहू से पूछ ले, वो जाना चाहती है। अमीश जानबूझकर सारा इल्ज़ाम अनिया पर डालकर बोला। ये क्या बात की तुमने भला? अनिया को क्या एतराज़ हो सकता है? कब तक जाना है? मिसिस फराज अपने साथ बैठी अनिया की तरफ देखकर बोली। जाना तो अमीश को 2 रोज़ बाद था मगर उसने झूठ बोल दिया। कल दोपहर को 12 बजे जाना है, वो खड़े होते हुए बोला और साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अनिया बेटे, ये बर्तन मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने और अमीश के कपड़े पैक कर लो। वो बर्तन उठाती अनिया से बोली तो वो दोबारा किचन में चली गई। मामा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला और साथ ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। अनिया जो अभी बात करने का इरादा रखती थी उसके बाहर जाने का सुनकर कसमसा कर रह गई। तमाम काम निपटाकर वो वहीं टीवी लाउंज में उसका इंतज़ार करने लगी। रात के 11:30 बज गए। चौकीदार भी अमीश के इंतज़ार में बाहर गेट पर बैठा था क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो छुट्टी करके वापस आया था और अब काम में मसरूफ़ था। अनिया अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई क्योंकि दोपहर को उसे सोने की आदत नहीं थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ना जाने किस पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह सुबह उसकी आंख खुल गई। उसने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर नीचे आ गई। अलबत्ता अमीश कमरे में मौजूद नहीं था। मिसिस फराज तख्त पर कुरान पढ़ रही थीं और अमीश इनके पास इनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। ये उसके लिए नया सीन नहीं था। जब भी उसका ऑफिस जाने का मूड नहीं होता था या छुट्टी होती थी वो इसी तरह सुबह सुबह उठ जाता था। वो किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। मामा, हमारे जाने से आप अकेले कैसे घर में रहेंगी? कोई आपके पास भी तो हो। वैसे भी मैं बाद में अमीश के साथ चली जाऊंगी, अभी वो मीटिंग के सिलसिले में जा रहे हैं तो जाने दें। अनिया किचन से फारिग होने के बाद मामा से बोली। अमीश और मिस्टर फराज नाश्ते के बाद ऑफिस जा चुके थे क्योंकि अमीश को ज़रूरी फाइल्स लानी थी और वो 10:30 बजे आने का कह गया था और इस दौरान वो मामा को रजामंद करना चाहती थी। मेरी फ़िक्र तुम मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए नादिया को बुलवा लूँगी। इसी बहाने तुम्हारी थोड़ी तफरीह हो जाएगी और आबो हवा चेंज होने से तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश रहेगी। वो अनिया को प्यार से समझाते हुए बोली। मगर मामा, इस्लामाबाद में सर्दी होगी और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं और इतनी जल्दी कपड़े तैयार हो नहीं सकते, इसलिए कह रही हूँ मैं बाद में चली जाऊँगी। वो कुछ देर बाद सोचकर बोली तो मिसेस फराज थोड़ी देर खामोश हो गई।
لو، تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں امیش کو کہہ کر ڈرائیور منگوا لیتی اور تم بازار سے ریڈی میڈ سوٹ لے آتی۔ مسز فراز انیا کی بات پر بولی، میں نے تھوڑی دیر پہلے آفس فون کیا تھا مگر وہ آفس سے نکل چکے ہیں۔ انیا کچھ بات نہ بنتے دیکھ کر جھوٹ بول گئی تاکہ کہیں وہ آفس فون ہی نہ کرنے بیٹھ جائیں۔ تو تم موبائل پر دیکھ لیتی، وہ فکر مندی سے بولی۔ ماما، موبائل کی میرے خیال میں بیٹری ڈاؤن ہے، اس لیے سگنل نہیں مل رہے۔ انیا مسز فراز کو فکر مند دیکھ کر فوراً پھر جھوٹ بول گئی تو مسز فراز خاموش ہو گئیں۔ انیا فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ماما آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ وہ مسز فراز کو خاموش دیکھ کر بولی۔ مسز فراز اس کی طرف دیکھ کر اٹھ گئیں۔ انیا خوش تھی کہ امیش جب آئے گا تو مسز فراز اسے بتا دیں گی اور وہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب امیش آیا تو اس کے ہاتھ میں 4-5 پیکٹ تھے اور وہ پیکٹ اس نے لا کر تخت پر رکھ دیے۔ مسز فراز جو سیڑھیاں اتر رہی تھیں اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھ کر مسکرا دی۔ امیش بھی ہنس دیا۔ انیا مسز فراز کی آواز پر کچن سے باہر آئی تھی۔ جی ماما، وہ گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ اب بس کرو، امیش تمہارے لیے کچھ شالیں، 2 جرسیاں اور کچھ ریڈی میڈ کپڑے لے کر آیا ہے، تم انہیں بیگ میں رکھ لو۔ اور دیکھو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، وہ میچنگ پونی چوڑیاں اور جویلری لایا تھا جس کی وہ تعریف کر رہی تھیں۔ انیا غصے سے کھول کر رہ گئی۔ وہ جتنا جانے سے انکار کر رہی تھی امیش اتنی ہی اس کی راہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ تخت کے پاس پڑی ہوئی پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر غصے سے کھڑی انیا کی طرف دیکھا تھا اور جواب میں اس نے جس طرح دیکھا تھا امیش سے مسکراہٹ چھپانا مشکل تھا، اس لیے وہ فائل اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ چلے، امیش غصے سے دروازہ بند کرتی انیا کو دیکھ کر بولا تو اس نے جواباً غصے سے دیکھا تھا اور امیش مسکرا دیا تھا۔ یہ سب اس کی اور مسز فراز کی پلاننگ کے ذریعے ہوا تھا۔ امیش نے پہلے ہی مسز فراز کو بتا دیا تھا کہ انیا ایسے ایسے بہانے بنائے گی اور وہ اس طرح کا بھی رویہ رکھ رہی ہے، تو مسز فراز نے ایک ہی نتیجہ نکالا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جاؤ، آب و ہوا اور ماحول بدلے گا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور تم بھی کھل کر بات کر سکو گے۔ اور امیش مسز فراز کی بات مان گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ہر بات مسز فراز سے ڈسکس کرنے کا قائل تھا اور اسلام آباد میٹنگ والی بات بھی جھوٹ تھی۔ مسز فراز نے مسٹر فراز کو قائل کر لیا تھا۔ مری میں امیش نے اپنے دوست کا چھوٹا سا کاٹیج بک کیا تھا اور وہاں سے اس نے اپنے دوست کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں 1-1.5 ہفتے کے لیے اور کچھ دن وہ لوگ گلگت میں رہیں گے۔ سفر نہایت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ انیا نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کب سے گاڑی سے باہر گزرتے راستوں کو دیکھ رہی تھی، کبھی لہلہاتے کھیت دیکھ رہی تھی اور کبھی کچے پکے مکان۔ امیش کافی دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اکتا کر اس کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ امیش نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ گانا گاڑی میں گونجنے لگا۔ گانے کے بول سن کر انیا نے ایک پل اسے دیکھا تھا اور ایک نظر کیسٹ پلیئر کی طرف، پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ باہوں میں چلے آؤ ہم سے صنم کیا پردہ ہے، آج کا جو ملن ہے سنگ ہے عمر بھر کا، کبھی کبھی کچھ تو کہو پیا ہم سے کم آج تو کھل کے ملو ذرا ہم سے۔ انیا نے پھر غصے سے پہلو بدلا تھا کیونکہ گانا اور گاڑی کا ماحول بہت رومانٹک ہو رہے تھے۔ امیش اس کے بدلتے اضطراب کو دیکھ کر مسکرایا تھا مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا کر سامنے دیکھنے لگا تھا اور پھر انیا نے کیسٹ پلیئر آف کر کے کیسٹ نکال کر پچھلی سیٹ پر پھینک دی اور امیش کی مسکراہٹ کہکے میں بدل گئی۔ انیا نے غصے اور بے بسی سے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ مری پہنچ کر امیش کے دوست عدیل اور اس کی بیوی حمیرہ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ملازم سامان نکال رہا تھا اور امیش عدیل سے گلے مل رہا تھا۔ انیا نے ہاتھ سے حمیرہ کو سلام کیا تھا اور جواباً حمیرہ نے ہاتھ پکڑ کر گلے لگا لیا تھا۔ کیسا گزرا سفر، کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ عدیل ڈائننگ روم میں جاتے ہوئے امیش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اوکے، ویسے تمہارا تو مری آنے کا پروگرام نہیں تھا، پھر یہاں کیسے، اور وہ بھی ہم سے پہلے؟ امیش صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا۔ انیا حمیرہ کے ساتھ دوسری طرف والے صوفے پر بیٹھ گئی جو کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے سنا کہ تمہارے ساتھ بھابھی بھی آ رہی ہیں، تو حمیرہ بھی کہنے لگی کہ ہم بھی کچھ دن مری میں چھٹیاں گزار آئیں تو تم لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ عدیل ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا کیا، وقت اچھا گزر جائے گا، تم عدنان سے بھی کہہ دیتے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آ جاتا۔ ابھی وہ دعوتوں میں مصروف ہے، کہہ رہا تھا 1-2 دن تک دیکھوں گا۔ ویسے بھابھی آپ گھر کے کاموں کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ حمیرہ مسکرا کر بولی۔ کچھ بھی نہیں، وہ عام سے انداز میں بولی۔ آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ حمیرہ اسے خاموش دیکھ کر پھر بولی۔ جب ان کی بزنس میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ وہ پھر مختصر بولی تھی۔ بزنس میٹنگ کن کی؟ امیش بھائی کی، مگر وہ تو کہہ رہے تھے چھٹی گزارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے عدیل نے تو نہیں بتایا، وہ حیران ہو کر بولی۔ اسلام آباد میں ہے، وہ پھر مختصر بولی۔ کب؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ کل۔
वो उसकी हैरानी पर मज़ीद बोली, कल? मगर कल तो माल रोड जाने का प्रोग्राम है, खुद अमीश भाई ने कहा था। और वैसे भी अदील और अमीश भाई बिजनेस पार्टनर हैं। अगर कोई ऐसी वैसी मीटिंग होती तो अदील मुझे ज़रूर बता देते। वो मुस्कुराते हुए खुद ही सवाल और जवाब कर रही थी। अनिया हैरान ज़रूर हुई थी, मगर अब वो समझ गई थी कि अमीश झूठ बोलकर उसको अपने साथ लेकर आया है। अगले दिन माल रोड पर फिरते रहे, सारा दिन माल रोड की खाक छान रहे, कभी कहीं तो कभी कहीं। शाम को होटल में खाना खाया था, आते वक्त आइसक्रीम खाई थी। अमीश, अदील और हुमैरा मजाक कर रहे थे, सारी रात आग जलाकर बाहर बैठे रहे। अनिया ने शॉल ओढ़ रखी थी जो अमीश लेकर आया था, और वो खामोश थी। अगर हुमैरा कुछ कहती तो वो भी मुख्तसर सा जवाब दे देती। अभी 9 ही बजे थे, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। लो, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और देखो तो ऐसे लग रहा है जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। हुमैरा मुस्कुराकर अदील से बोली, हाँ वाकई टाइम कितने आराम से गुजर रहा है। अदील भी मुस्कुरा दिया था। अनिया खामोशी से उठकर जाने लगी तो अमीश ने उसकी तरफ देखा। हुमैरा फौरन बोली, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? वो भूख लग रही थी इसलिए बोलना क्या था निकल कुछ और गया मुंह से। वो साथ ही खामोश हो गई। आपने होटल में भी बहुत कम खाना खाया था, भूख तो ज़ाहिरी बात है लगनी ही थी। खैर कोई बात नहीं, क्या आप इस वक्त अकेली जाएंगी? वो खामोश खड़ी अनिया को देखकर बोली, हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है कोई बात नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं चली जाऊंगी, पास ही तो स्ट्रीट है। वो गड़बड़ाकर बोली, अमीश मेरे ख्याल में तुम भाभी के साथ चले जाओ, हम तुम्हारे आने तक कॉफ़ी का इंतज़ाम करते हैं। अदील अमीश से बोला तो अमीश ने एक नज़र खामोश खड़ी अनिया की तरफ देखा। अनिया ने अपना चेहरा मोड़ लिया था और अमीश खामोशी से उठकर उसके पीछे चल दिया था, जो खामोशी से आगे बढ़ गई थी। अदील, मुझे लगता है अमीश भाई और अनिया भाभी में कोई झगड़ा है। देखो मियाँ बीवी वाली कोई बात ही नहीं इन दोनों में। अमीश भाई अपना काम खुद करते हैं, अनिया से भी बात नहीं करते, और अनिया भाभी बिल्कुल खामोश। इनके सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर इनका चेहरा देखकर लगता नहीं वो इतनी खामोश तबीयत की मालिक हैं। हुमैरा इन लोगों के जाने के बाद बोली, हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ऑफिस में भी अमीश कुछ खोया खोया रहता है। पहले मैं समझा शायद भाभी की जुदाई है, मगर यहाँ भाभी और अमीश को देखकर सब समझ चुका हूँ। शायद इन्होंने दिल से कबूल नहीं किया, शायद अमीश की ज़बरदस्ती की शादी है। अदील भी अपनी बीवी के ख्यालात से हमनवा होकर बोला, तुम्हें सुबह सुबह भूख लगी थी या तुम वहाँ बैठना नहीं चाह रही थी? अमीश इतने अरसे में उसके मूड को कुछ कुछ समझ चुका था। वो जो काफ़ी देर से खामोश चल रहा था बोला, अनिया यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत है ना, यहाँ की फ़ज़ा कितनी मीठी और ठंडी है। वैसे इन कपड़ों में तुम बिल्कुल माहौल का हिस्सा लग रही हो। कितने बादल हो चुके हैं, जैसे अभी किसी की मन की प्यास को बुझा देंगे। और साथ ही अनिया की तरफ नज़र गई जो खामोशी से चले जा रही थी। अमीश को ऐसे लगा जैसे वो अंधेरे और हवा से अकेले बातें कर रहा है या एक पत्थर के साथ अपना सर फोड़ रहा था। और साथ ही फूड स्ट्रीट आ गई। अनिया वहीं रुक गई और एक नज़र अमीश की तरफ देखा जो थोड़ा पीछे खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। अनिया ने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था तो अमीश भी बगैर कुछ कहे आगे और आगे ही बढ़ता चला गया। अनिया के बिल्कुल पास होकर गुजर गया तो अनिया दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अमीश एक दुकान के अंदर चला गया था। उसे अभी 5 मिनट ही खड़े हुए होंगे कि उसके पास एक फुटबॉल आकर गिरा। उसने अपने पाँव के पास से उठा लिया। आनी, ये मेरा है, एक बच्चा उसके पास आकर बोला। वो इतना प्यारा था कि कोई भी उसको देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता। वो उसके पास घुटनों के बल बैठकर बोली, जी। वो आंखें मटकाकर बोला तो अनिया मुस्कुरा दी। आपको किसने लेकर दी? अनिया का उससे बातें करने को जी चाह रहा था। पापा ने? नहीं मामा ने? नहीं, दोनों ने। वो सोते हुए बोला तो अनिया मुस्कुरा दी उसकी बात सुनकर। अनिया ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। आपका क्या नाम है? वो फुटबॉल एक तरफ रखकर बोली, मेरा नाम हारिस। वो फिर सोचकर बोला, किसने रखा था? वो उसके गाल को छूकर बोली, पता नहीं। वो उसके हाथ अपने गाल से झटक कर बोला। वो 3-4 साल का गोल मटोल सा बच्चा था। मामा पापा कहाँ हैं? वो उसे गोद से उतार कर बोली तो उस बच्चे ने इस दुकान की तरफ इशारा कर दिया जहाँ अभी अमीश गया था। बाहर बच्चों के खेलने की जगह थी और इस दुकान के ऊपर वाली छत फैमिली के लिए थी और सीढ़ियाँ दुकान के अंदर से जानी थी। अनिया मुस्कुरा दी। आइसक्रीम खाओगे? वो खड़ी होकर उसे भी उठाते हुए बोली, जी खिला दें। उसकी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी। मेरा फुटबॉल? वो नीचे पड़े हुए फुटबॉल की तरफ देखकर बोला, हम वापस आकर ले लेंगे। वो भी फुटबॉल की तरफ देखकर बोली, मगर ये गुम हो जाएगा और फिर आप कहाँ से लेकर देंगी? उसकी बात पर वो हंसी थी और उसके गाल को छूकर बोली थी, ले दूंगी और वैसे भी नहीं गुम होता। और साथ ही वो उसे लेकर आइसक्रीम लेने लगी थी। आइसक्रीम वाला बाहरी साइकिल लेकर खड़ा था। अमीश जो बर्गर पैक करवा कर बाहर आया था। अनिया बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रही थी। वो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ा, ये वाली गंदी है, मुझे कब खाना है? मैंगो वाला
बच्चा बोला, देखें आप मैंगो का कप दे दें। वो कॉर्नेटिव वापस करके बोली। अमीश पीछे खड़ा था। ये मज़े की है, आप खाएं। बच्चा एक चम्मच लेकर बोला और दूसरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा दी थी और साथ ही निवाला ले लिया। मज़े की है, वो उसकी तरफ देखकर बोली। 20 रुपये हो गए। आइसक्रीम वाला इनकी तरफ देखकर बोला था, 20, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं। अनिया परेशान हो गई। आपके पास पैसे नहीं तो आनी, आपने आइसक्रीम क्यों दिलवाई? कितनी बुरी बात है बग़ैर पैसों के आइसक्रीम खाना। वो सियानों की तरह समझते हुए बोला। तो अनिया परेशानी के आलम में भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, हम आपके अंकल से पैसे लेकर देंगे। वो अमीश के बारे में सोचकर बोली, अगर वो भी ना लाए होते तो? बच्चा आइसक्रीम से हाथ रोककर बोला। तो अनिया उसकी बात पर हंस दी और साथ ही पीछे मुड़कर देखा तो अमीश खड़ा था। अमीश ने आगे बढ़कर वॉलेट से पैसे निकाल कर दे दी और 2 कॉर्नेटो और ले ली थी। एक अनिया की तरफ बढ़ा दी और एक खुद हाथ में पकड़ ली। अनिया ने एक नज़र अमीश की तरफ और बच्चे की तरफ देखा था और अमीश के हाथ से ले ली थी। आनी, मैं अब जाऊं? बच्चा नीचे उतरकर बोला। हाँ, आप लोग कहाँ ठहरे हैं? अमीश बच्चे की तरफ देखकर बोला। हम लोग होटल में, आप कहाँ? वो उल्टा उनसे पूछने लगा। तो अमीश के साथ साथ अनिया भी मुस्कुरा दी। यहीं पास ही। अनिया उसके पास बैठकर बोली, हम कल फिर यहीं मिलेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, मगर आप पैसे लेकर आइएगा, मैं भी लाऊंगा। बच्चा अनिया के कान के पास आकर बोला, अच्छा। अनिया हंसते हुए बोली। वो बच्चा मुड़ गया तो अनिया भी उठकर खड़ी हो गई। तो वो अमीश के साथ आगे बढ़ गई। तुम्हें मुस्कुराना भी आता है? साथ चलती हुई अनिया की तरफ देखकर पूछा। तो अनिया ने अमीश की तरफ देखा था। शायद वो तंज कर रहा था, मगर उसके चेहरे पर तंज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तुम इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मुझे हैरान होने का भी हक नहीं? अमीश उसकी अपनी तरफ देखता पाकर बोला। आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। वो अपनी आइसक्रीम का रैपर उतार कर बोला। उसके हाथ में बर्गर वाला शॉपर भी था। वो अभी फूड स्ट्रीट के पास ही थे। आसमान पर कितने गहरे बादल हैं, लगता है अभी जलथल हो जाएंगे। वो आइसक्रीम खाते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? खुद आइसक्रीम खाते हुए जब अनिया की तरफ देखा तो वो कौन वैसे ही हाथ में पकड़े चली जा रही थी। वो तारीख गली में मुड़कर बोला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। जब अनिया ने कोई जवाब ना दिया तो चलते हुए अमीश के पाँव रुक गए और साथ ही थोड़ी देर पहले वाला खुशगवार मूड भी बदल गया। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा होता हूँ तो मुझे इसका जवाब भी चाहिए होता है। तुम्हारे ख्याल में मैं पागल हूँ जो तुम्हारे ऐसे रवैये को खामोशी से बर्दाश्त कर जाऊँगा? वहीं खड़ा जाती हुई अनिया का बाजू दबोच कर बोला, आइंदा मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? एक कपल इन लोगों के पास से गुजरा तो वह तमस्खुर से देखते हुए जा रहे थे। अनिया की आंखों में मारे शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उसने आंसू भरी निगाहों से अमीश की तरफ देखा तो अमीश को एक पल ऐसा लगा जैसे वो अभी इन झील सी आंखों में डूब जाएगा, इसलिए उसने निगाहों के साथ उसका हाथ भी छोड़ दिया। साथ ही बादल भी बरसने लगे। बहुत ज़ोरों की बारिश हो गई। वो लोग आधा रास्ता तय कर चुके थे। अनिया ने जल्दी से शॉल और अच्छे तरीके से अपने ऊपर लपेट ली। अमीश उसका हाथ पकड़कर शटर के नीचे खड़ा हो गया, जो मुसाफिरों के लिए एक कोठी के बाहर बना हुआ था, और साथ ही दरख्त की टहनी पर शॉपर लटका दिया और खुद हाथ एक दूसरे में मसलने लगा। अनिया सर्दी से कपकपा रही थी, जो जर्सी और शॉल लेने के बावजूद भी सर्दी महसूस कर रही थी। अमीश ने जैकेट पहन रखी थी। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश तेज़ शुरू हो चुकी थी। पास से गुजरता एक शरारती लड़कों का टोला सीटियां बजाते हुए गुजरा। कुछ लोगों ने तो फिक्रे भी कसे। मारे शर्मिंदगी के अनिया ने उसकी तरफ ही नहीं देखा। वो नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। अमीश खुद शर्मिंदा था। टहनी से शॉपर उतारा और खामोशी से अनिया के साथ चलने लगा। बाकी सफ़र खामोशी से गुजरा। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आप लोगों के तो सारे कपड़े भीग गए भाभी, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, सर्दी भी लग सकती है। हुमैरा भीगी हुई अनिया और अमीश को देखकर बोली तो अनिया खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम लोग कहीं जा रहे हो? अमीश सोफे के पास बैग पड़े देखकर बोला, हाँ, घर से फ़ोन आया था। मारिया की तबीयत ठीक नहीं। मारिया अदील की बहन का नाम था। हुमैरा अमीश के पूछने पर बोली थी, तो तुम लोग सुबह चले जाना। अमीश शॉपर मेज़ पर रखकर बोला, नहीं यार, मम्मा और बाबा का फ़ोन आया था कि सुबह या अभी पहुंचो, और वैसे भी हम लोग गाड़ी में जाएंगे। चंद घंटों में इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र तय कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अदील मुस्कुराते हुए बोला, मगर अमीश फिर बोला, लेकिन अदील ने हाथ रोककर उसे खामोश कर दिया। अच्छा, खुदाफिज़। वो मुस्कुराकर गले मिलते हुए बोला, मेरे ख्याल में भाभी बाथरूम में हैं, आप मेरी तरफ से इन्हें खुदाफिज़ कह दीजिएगा। हुमैरा अमीश से बोली थी। अमीश इन लोगों को गाड़ी तक छोड़कर वापस अंदर आ गया। वो लोग जा चुके थे। वो शॉपर पकड़कर अंदर कमरे में आ गया। अनिया अभी भी शायद बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। अमीश ने शॉपर मेज़ पर रख दिया और इसमें से अनिया की कॉर्नेटो निकाल कर खाने लगा।
खुद जैकेट उतार दी और सोफे पर इजी होकर बैठ गया। अनिया तौलिए से बाल खुश्क करती हुई बाहर आ गई। तौलिया एक तरफ रखकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर कंघी करने लगी थी। अमीश को बड़े मज़े से आइसक्रीम खाते हुए देखकर वो बालों में ब्रश फेरने लगी। इतनी देर में उसने अपनी पुश्त पर निगाहों की तपिश महसूस की थी। वो बाल पुश्त पर वैसे ही बिखेरे छोड़कर मुड़ने लगी तो अमीश की आवाज़ पुश्त पर सुनाई देने लगी, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, जैसे काली घटाएं। वो मुस्कुराकर बोला तो अनिया ने 1 मिनट से पहले इन बालों का जूड़ा बना लिया जो पुश्त पर बिखरे छोड़कर आने वाली थी। अमीश उसकी हरकत पर मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराने पर अनिया ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जब किसी की तरफ उठती हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी को कत्ल करने का इरादा रखती हो। अमीश की इस बात पर उसने फ़ौरन अपनी निगाहों के साथ साथ रुख भी बदल लिया। अमीश की मुस्कुराहट कहके में बदल गई थी। वो उसकी गुरेज से फ़ायदा उठा रहा था और उसके पल पल बदलते चेहरों के रंगों को महसूस कर रहा था जो घबराहट और उलझन दोनों वाज़े कर रहे थे। वो एकदम उठा और मुस्कुराते हुए अनिया के पीछे खड़ा हो गया। कुछ सोचकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मुड़कर बेड पर तकिया रखकर लेट गया। वो बिल्कुल बेड के सेंटर में लेटा हुआ था। माथे के नीचे दोनों हाथ रखकर वो पाँव पर पाँव चढ़ाकर सीटी पर कोई धुन गुनगुनाने लगा और साथ साथ पाँव को भी हिला रहा था। अनिया से अब खड़े होना भी दोभर हो गया क्योंकि वो धुन के साथ साथ गाने भी लगा था। वो जो समझी थी कि वो सोफे पर बैठा होगा और वो बेड पर एक साइड पर लेट जाएगी, मगर उसे बेड पर मौजूद देखकर वो एक साइड पर पड़े हुए तकिए की तरफ बढ़ी और उसे उठाने लगी। यहीं पर अनिया से भूल हो गई और अमीश ने मौके का फ़ायदा उठाया, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनिया लड़खड़ाती हुई उस पर आ गिरी थी। कुछ पल अमीश उसकी झील सी गहरी आंखों को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके जोड़े में लिपटे बाल खोल दिए। उसके रेशमी बाल कुछ अनिया की पुश्त पर बिखर गए और कुछ अमीश के मुंह पर आ गिरे। अमीश ने इन्हें हाथों में पकड़ लिया। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं जैसे काली घटाएं। अनिया जो नज़रें झुकाए हुए थी उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी आंखें इतनी नशीली और शराबी हैं, दूसरा इंसान इसमें डूब जाए। तुम्हारे होंठ इतने नाजुक हैं जैसे पंखड़ियाँ गुलाब की। वो होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला, अमीश प्लीज़। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली मगर कुछ बोल ही ना सकी क्योंकि अमीश ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। जब ये हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम तो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। वो उसके लबों पर हाथ रखे रखे बोला और साथ ही वो जसारत कर चुका था कि अनिया उसे देखकर रह गई। वो पल पल बहक रहा था और वो उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी मगर वो हिल भी नहीं सकती थी। इन 3 माह में उसने पहली बार खुद को मजबूर और बेबस महसूस किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि आज वो उसके इरादों को टाल नहीं सकेगी। वो आज उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। नफ़रत से उठी हुई नज़र आज नहीं उठेगी। वो रफ्ता रफ्ता पिघल रही थी। उसके एहसासात से, उसके जज्बात से 3 माह में पहली बार वो उसके हिसार में कैद हुई थी। पहली बार अमीश की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हुई थी और अमीश की आंखों में जो ठाठे मारता हुआ समंदर था वो रास्ता पा चुका था। वो मुकम्मल उसके हिसार में थी, अपने दिल के पास, सांसों और धड़कनों के नज़दीक, जिसे उसने 1.5 साल से टूट कर चाहा था। सुबह जब अमीश की आंख खुली तो अनिया उसके पहलू में नहीं थी। वो उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा और ठंडी ठंडी हवा को सांस के जरिए अपने अंदर उतारने लगा। फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसी पल अनिया बाथरूम से बाहर निकली थी। शायद वो नहाकर निकली थी। चेहरे से फ्रेश लग रही थी। उसने नज़रें फेरनी। अमीश उसके ग्रेस पर मुस्कुरा दिया। वो अभी बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी क्योंकि सामने अमीश था। वो कुतरा कर गुजरने लगी तो अमीश ने आगे हाथ रख लिया। प्लीज़ अमीश। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा तो वो पीछे हटकर बोली, क्यों? अमीश उसके पीछे हटने पर बोला, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। वो काफ़ी देर के बाद बोली तो अमीश हैरत से उसे देखने लगा। बीवी हो मेरी। अमीश उसे कंधों से पकड़कर बोला, मगर मैं ये नहीं मानती। वो उसके हाथ कंधे से झटक कर बोली तो अमीश लम्हे भर को देख कर रह गया। फिर गुस्से से बोला, ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? तुम मेरी बीवी हो, हमारा निकाह हुआ है, तुमने खुद दस्तखत किए थे। गुस्से पर काबू पाकर बोला, मजबूरी के सौदे को तुम मेरी मर्जी नहीं समझ सकते। वो दस्तखत ज़बरदस्ती किए थे। अगर तुम मुझे मजबूर ना करते इस वक्त और मैं मजबूर ना होती तो मैं कभी भी तुमसे निकाह ना करती, कभी भी नहीं। मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। वो कुछ देर के बाद बोली, और जब दिल में कुछ नहीं है तो मैं अपना आप भी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छुओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे प्यार करने पर मजबूर करो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना नहीं चाहती। आखिर में वो रोने लगी और फिर मुंह पर हाथ रखकर वो नीचे बैठती चली गई। मगर अमीश को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे कड़ी धूप में खड़ा कर दिया हो या वो कहीं दूर, बहुत दूर तन्हा निकल आया हो और उससे वापस रास्ते की कुछ खबर ना हो। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल से खुशगुमानियाँ निकाल कर एकदम
حقیقت کا آئینہ دکھایا ہو۔ سچ کا کڑوا زہر نگلنا بہت مشکل تھا امیش کے لیے۔ انیا کی باتوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا، یا شاید وہ زیادہ ہی خوش فہم ہو گیا تھا جو سمجھتا رہا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر صرف گریز برتتی ہے، مگر وہ دل سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ دل میں ذرا برابر اس کے لیے گنجائش نہ رکھتی تھی۔ وہ اس سے بات تک نہ کرنا چاہتی تھی، وہ صرف مجبوری کا سودا تھا اس کے لیے۔ اگر وہ اسے چھوڑ دے تو وہ خوشی خوشی علیحدہ ہو جائے گی۔ اتنی تلخ اور کڑوی حقیقت سننے کے بعد امیش وہاں ایک پل نہیں ٹھہرا تھا، وہ وہاں سے نکل پڑا تھا۔ انیا کو گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی، اس نے فوراً چہرہ اوپر اٹھایا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، وہ بہت تھک چکی تھی، یا شاید دل کا غبار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی، باہر ابھی بھی بہت گہرے کالے بادل تھے، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسا موسم بہت پسند تھا، مگر جتنی اسے بارش پسند تھی اب اتنی ہی زہر لگتی تھی، کیونکہ اس کی پہلی ملاقات بارش ہی میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر بنے ہوئے لان میں اپنے کزنز کے ساتھ بارش انجوائے کر رہی تھی، اور وہ خوب اچھل کود رہی تھی۔ وہ اور اس کی کزنز نور، مریم اور آمنہ، اور ساتھ اس کے بھائی کے دونوں بچے، وہ سب بارش میں نہا رہے تھے۔ امی اور چچی اندر پکوڑے پکا رہی تھیں، ساتھ گرم گرم گلاب جامن اور سموسے تھے۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر آ گیا تھا۔ اے مسٹر، آپ کون ہیں اور اندر کیوں آئے؟ انیا اسے دیکھ کر بولی۔ وہ نوجوان امیش تھا۔ میں آپ کے سامنے والے گھر سے آیا ہوں، اور ویسے بھی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیش نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ صرف ایک نظر ہی میں اس پر نہ جانے کیا اثر ہوا تھا کہ وہ سن ہو گیا تھا۔ پنک اور پرپل کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں بالوں کو پن اپ کر کے بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ شوخی بھی تھی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں شرارت سے پر تھیں، خود اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ بچے بارش میں گیند کھیل رہے تھے۔ اسی اثنا میں بال اچھل کر امیش کے سر پر لگی تو چوٹ سے خون بہنے لگا۔ انیا، اس بیچارے کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور تم کو ہنسی سوجھ رہی ہے، تم بالکل پاگل ہو، وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر بولی۔ سوری ماں، وہ سوری بولی، مگر اس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہوگی۔ بیٹا تم اندر آ جاؤ، مریم آپ کی بینڈیج کر دیتی ہے، مسز فاروق وہیں کھڑی بولیں تو امیش ان کے ساتھ اندر چلا گیا، مگر اس نے ان تینوں کی ہنسی سنی تھی۔ چلو تم اندر، تائی اماں تم لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ مریم باہر آئی تو وہ برآمدے میں کین کی کرسیوں پر بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھیں۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ تم کبھی آئس کریم کھانے سے باز مت آنا۔ وہ جب لاؤنج میں سے ہو کر گزری تو مسز فاروق نے اسے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا، سوری ممی، آئندہ نہیں کھاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ امیش بینڈیج کروا کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مسز فاروق اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور انیا ان لوگوں کے سامنے والے صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ چلو ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر جا کر کپڑے چینج کرو، مسز حیدر کچن سے باہر نکل کر بولیں۔ اوکے چچی، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو وہ اس کے گال چوم کر اندر چلی گئی۔ وہ رات کے کھانے پر اپنی امی کی طرف سے لگائی جانے والی شکایت پر صفائی پیش کرتے ہوئے بولی تو اسے چھینک آ گئی۔ تمہیں سردی محسوس ہو رہی ہے؟ چچی اسے چھینکے مارتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نہیں مائی سویٹ چچی، بس اچانک ہی آج چھینک، وہ پھر بولی تو پھر اسے چھینک آ گئی اور پیچھے ساتھ ایک ساتھ چھینکیں لیتی چلی گئی۔ میرے خیال میں رانی کو سردی لگ گئی ہے، تم گاڑی باہر نکالو، ہم ابھی دوائی لے کر آئیں گے۔ مسز حیدر چیئر سے اٹھ کر اپنے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی انیا کو اٹھا کر بولی، چچی میں ٹھیک ہوں، آپ بھی بس۔ وہ پھر بولی تو اس کی چھینک رک گئی، کیونکہ عمران بھائی درمیان میں بول اٹھے تھے، اور نہاؤ بارش میں، اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھا لی، سردی تو لگے گی۔ مسز فاروق اسے ڈانٹ کر بولی تو انیا مسکرا دی۔ آپ رکیں امی، میں چلتا ہوں اور خود ہی ڈاکٹر عزیز سے دوائی لے آتا ہوں، آپ اتنی سردی میں ضرور باہر جائیں گی۔ چلو انیا، دانیال انیا سے بولا تو اٹھتی ہوئی چچی رک گئی۔ بھائی میں بھی چلوں؟ آمنہ اپنی چیئر سے اٹھ کر بولی، ایک تمہاری کمی تھی، چلو، ویسے بھی یہ تمہارے بغیر انجیکشن تھوڑی ہی لگوائے گی۔ دانیال آمنہ کو دیکھ کر بولا، نور تم بھی چلو، ورنہ تمہارے دل میں بھی حسرت رہ جائے گی۔ نور جو خود جانے کے لیے مچل رہی تھی فوراً خوشی خوشی اٹھ گئی۔ میں نہیں جا رہی ہوں، اور نہ ہی مجھے انجیکشن لگوانا ہے، اور ویسے بھی مجھے کچھ نہیں ہوا۔ انیا انجیکشن کے نام پر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو یہیں پر لے آتا ہوں۔ دانیال ڈائننگ روم سے باہر جاتے ہوئے بولا تو وہ نانا ہی کرتی رہ گئی۔ اچھا بابا چلتی ہوں، مگر ایک شرط پر، تمہیں واپسی پر میری بات ماننی ہوگی۔ وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولی، تائی اماں یہ آئس کریم کی بات کر رہی ہے۔ دانیال نے فوراً شکایت لگا دی تو وہ اس کی ڈبل پالیسی پر غصے سے بولی، میں نے آئس کریم کا کب کہا؟ میں تو کہہ رہی تھی دوائی لے آؤں گی، مگر انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ چلو اب تو آئس کریم بھی کھلانی پڑے گی، دانیال اس کے پیچھے جاتے ہوئے بولا۔
एक महीने बाद अनिया का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान हुए और ख़त्म हो गए और वो इम्तिहान से फारिग होकर घर बैठ गई थी। आगे के क्या इरादे हैं तुम लोगों के? जब वो लोग कैरम खेल रही थी तो इमरान भाई ने पूछा। क्या मतलब? आगे हम BS करेंगे। अनिया आमना की तरफ देखकर बोली थी। जी हाँ बिल्कुल, और नफ्सियात में डिप्लोमा लेंगे। आमना उसके ख़यालात बयान करते हुए बोली। और नूर तुम भी BSc करोगी? जी इमरान भाई, जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ मैं। वो मुस्कुराते हुए शॉट लगाते हुए बोली। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अनिया इमरान भाई की तरफ देखकर बोली थी। इतनी रात को और वो भी इतनी सर्दी में? अम्मी को पता चल गया ना तो कीमा कर देंगी। इमरान भाई कुशन से उठते हुए बोले। अम्मी कहेंगी या बेगम साहिबा कहेंगी? अनिया मजाक उड़ाकर बोली। इमरान आपको छोटी अम्मी बुला रही हैं, मरियम ने इन लोगों के कमरे में आकर कहा। और तुम लोग भी सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। इमरान भाई के बाहर निकलते ही मरियम इन लोगों से बोली। कल का कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ ताकि कल की बोरियत से बचा जाए। आमना सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोली। तुम लोग खुद ही सोच लो। वो दरवाज़ा खोलकर बालकनी में गई। ये कौन है? अनिया सामने वाले घर में एक आदमी को जाते हुए देखकर बोली। किसकी बात कर रही हो? आमना और नूर भी बाहर आ गई। वो देखो कितना ज़बरदस्त और स्वीट इंसान लगता है। अनिया अंदर जाते हुए आदमी की तारीफ करके बोली। जाने दो, हर एक की शक्ल पर शराफतनामा नहीं लिखा होता। नूर अनिया की तरफ देखकर बोली। मगर वो तो ऐसे नहीं लगते, और बाज़ लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, अंदर और बाहर से शरीफ प्रिंस और चार्मिंग प्रिंस। अनिया मुस्कुराते हुए नूर के पीछे कमरे में आ गई। तुम लोग क्या उस आदमी के बारे में बहस लेकर बैठ गई? पता नहीं कौन है और तुम लोग लड़ने पहले लग जाओ। आमना इन दोनों को लड़ते देखकर बोली। तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि तुम लोग अब सो जाओ। आमना कमरे की लाइट ऑफ करते हुए बोली। वो तीनों आज लंच करने होटल गई थीं। तय ये हुआ था कि लंच के बाद आइसक्रीम खाई जाएगी। ये प्रोग्राम अनिया ने बनाया था, जिस पर सब राज़ी हो गए थे। वो दोनों ट्रे उठाकर ऊपर आ गईं। होटल का यही इंतज़ाम था। अरे ये तो हमारे सामने वाला है। आमना की अचानक नज़र अमीश पर पड़ी। हाँ ये वही है। नूर को भी अचानक याद आया था। अनिया ने पीछे मुड़कर देखा था। हाँ है तो वही, मगर तुम अपने ध्यान से खाओ। देख नहीं रही उसके साथ 3 आदमी और हैं? अनिया इन लोगों को देखकर बोली। हाँ पहली बार आए हैं इसलिए घबराहट हो रही है। नूर मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो तीनों बर्गर और कोक की तरफ मुतवज्जो हो गई। अब वो टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर रही थीं। आइसक्रीम कब खाना है? नूर बोली। जाते हुए खाएंगे और फरहान और अदनान के लिए पैक भी करवा लेंगे। अनिया मुस्कुराते हुए बोली थी। अस्सलाम वालेकुम। अमीश इन लोगों के पास आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम। नूर मुस्कुराते हुए बोली। आप लोग यहाँ? अमीश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ हैरान भी था। मेरे ख्याल में खाने की जगह है, कहीं भी हम लोग हो सकते हैं। अनिया मुस्कुराकर बोली। मेरा मतलब ये नहीं था। आपको अकेले पहले नहीं देखा। आप लोगों के साथ इमरान या दानियाल वगैरह होते थे, इसलिए पूछा कि आज आप अकेली। अमीश अनिया की तरफ देखकर बोला था। ये अकेली तो नहीं, हम दोनों भी इसके साथ हैं। वैसे भी हम घर में बताकर आए हैं। आमना फौरन मुस्कुराते हुए बोली। आप यहाँ मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ आए थे। नूर उसकी तवज्जो उस तरफ दिलवाने लगी जो सीढ़ियों के पास खड़े थे। जी दरअसल मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए थे। अमीश इन लोगों की तरफ देखकर बोला। अच्छी जगह चुनी मीटिंग करने के लिए। अनिया तंज करते हुए बोली। अमीश ने उसकी तरफ देखा था। अभी भी उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं बात करते हुए। वो आज भी बेबी पिंक और डार्क पिंक कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में पिंक कलर की बालियां और पिंक कलर के सैंडल पहन रखे थे। वो आज भी खिलती गली की माने लग रही थी। मेरे ख्याल में आप अच्छे तरीके से मुआयना कर चुके हैं। अब आपके दोस्त बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। अनिया उसको अपनी तरफ देखता पाकर बोली। आप काफ़ी बोल्ड हैं। अमीश अपनी चोरी पकड़े जाने पर मुस्कुराकर बोला। मैं बोल्ड होने के साथ साथ काफ़ी तेज़ भी हूँ। दूसरे की बात और हरकत को भी बहुत जल्दी नोट करती हूँ। अनिया मुस्कुराकर बोली। मेरे ख्याल में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अमीश जाते हुए बोला। गुड बाय। अनिया मुस्कुराकर बोली तो अमीश ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। तुमने नोट किया उस दिन भी जब हम दानियाल भाई के साथ आइसक्रीम खाने पार्लर गए थे तो ये मोहतरम वहाँ भी थे। ये हर वक्त फिरते रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये काम वाम करते हों। अनिया उसके जाने के बाद उठते हुए बोली। हमें क्या लेना देना इससे या इसके काम से? हमारी बला से ये जो मर्जी करता फिरे। अनिया बाकी पैसे लेते हुए बोली। इन लोगों ने आइसक्रीम ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। अनिया वैसे दिखने में ये ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक है। तुम्हें क्या लगता है? नूर आइसक्रीम खाते हुए बोली। मुझे क्या, जैसा मर्जी हो, मुझे कौन सा इससे शादी करनी है। अनिया अपनी कौन ख़त्म करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी स्टार्ट कर ली। क्या पता हो ही जाए। नूर मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। तुम ये अल्फाज दानी के सामने कहना और देखना कैसे वो तुम्हारा भरता बनाएगा। आमना पीछे बैठते हुए नूर की तरफ देखकर बोली थी। मेरा क्यों? नूर ढिठाई से बोली। तो क्या वो मेरा बनाएगा? आमना उसकी ढिठाई पर बोली। तुम लोग इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकती? अनिया मुड़ते हुए बोली। हाँ छोड़ सकती हैं, अगर तुम कॉलेज से वापसी पर रोज़ हमें आइसक्रीम खिलाओ तो। नूर मुस्कुराई थी।
तुम हमेशा खाती रहना और एक दिन खाते खाते पेटुओं की तरह फूल कर फट जाना। आमना गुस्से में बोली। तो तुम कौन सा कम खाती हो? नूर उसके मोटा कहने पर नाराज़गी से बोली। चलो उतरो, बाकी लड़ाई अंदर जाकर करना। अनिया गाड़ी गेट के अंदर लाते हुए बोली तो वो लोग बारी बारी बाहर निकल आईं। हाय, ये क्या हो गया? गाड़ी के एकदम रुक जाने पर आमना बोली। वो लोग कॉलेज से वापस आ रही थी। नूर को उतारने के बाद वो लोग घर आ ही रहे थे। उतरेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी को क्या हुआ है। अनिया चाबी इग्निशन में छोड़कर बोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। हाय, ये तो टायर पंक्चर हो गया। आमना पिछले टायर को देखकर बोली। अब क्या करें? आमना अनिया की तरफ देखने लगी जो खुद परेशान खड़ी थी। देखते हैं, शायद आसपास कोई वर्कशॉप हो। अनिया दाएं बाएं नज़र दौड़ाकर बोली। एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ कोई वर्कशॉप है? अनिया फुटपाथ पर गुजरते हुए एक आदमी से बोली। ये अगले मोड़ की नुक्कड़ पर ही वर्कशॉप है। वो आदमी इन लोगों की तरफ देखकर बोला था। शुक्रिया, आमना जल्दी से बोली। इसे शुक्रिया तो कह दिया, अब क्या इसे यहाँ लाएं या गाड़ी वहाँ ले जाएं? अनिया इस आदमी के जाने के बाद बोली। तुम पहले नहीं बोल सकती थी, हम इस आदमी को ही कह देते। आमना गर्मी में तपते हुए बोली थी। हाँ, वो तो जैसे हमारे हुक्म का गुलाम था, फ़ौरन जाकर वर्कशॉप से किसी आदमी को ले आता। अनिया उसके अंदाज में तपते हुए बोली। एक तो ऊपर से इतनी सख्त गर्मी और 2 घंटे सर खपाने वाला पीरियड, और अब इस गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। आमना गुस्से से बोली। खबरदार जो मेरी गाड़ी को कुछ कहा। अनिया फ़ौरन अपनी गाड़ी की हमायत में बोली। अच्छा, ऐसा करते हैं, या तो मैं जाकर आदमी को बुलाऊँ या तुम? अनिया पास खड़ी आमना को देखकर बोली। मैं? आमना अपनी तरफ उंगली करते हुए बोली। ठीक है, मैं बुला लेती हूँ, तुम यहीं ठहरो। अनिया गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली। यार, ये नुक्कड़ पर ही तो जाना है, क्या जान निकली जा रही है यार? मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं बुला लाती हूँ। आमना फ़ौरन आगे बढ़ते हुए बोली। अभी वो 2-4 कदम ही गाड़ी से आगे बढ़ी होंगी कि इन लोगों के पास एक ब्लैक कोरोला रुकी। आप लोग यहाँ? एनी प्रॉब्लम? अमीश गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। लो, इसे भी अभी हाजिर होना था। अनिया उसे देखकर मुंह में बुड़बड़ाई। दरअसल हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। आमना उसकी गाड़ी के पास आकर बोली। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, मैं अभी बदल देता हूँ। अमीश गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला। चलो जी, हमारा मसला हल हो गया। आमना मुस्कुराकर अनिया की तरफ देखते हुए बोली। अमीश ने डिग्गी से दूसरा टायर निकाला और जल्दी से टायर बदलने लगा। 10 मिनट में टायर बदल कर वो हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो चुका था। लीजिए, आपकी गाड़ी का टायर लग चुका है। थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा एहसान किया। अनिया बोली। ये ले लीजिए। उसे हाथ झाड़ते देख अनिया ने टिश्यू पेपर अपने हाथ वाला उसकी तरफ बढ़ाया तो वो अपने कपड़े साफ करने लगा। इतनी सख्त गर्मी में आपने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। आमना भी बहुत ज़्यादा मशगूल नज़र आ रही थी। इसमें इतनी एहसानमंदी की क्या ज़रूरत है, ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो पड़ोसी होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ चुकाने आ गया। अमीश मुस्कुराकर बोला। ये मेरा कार्ड रख लें, कभी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। वो कार्ड देते हुए बोला। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। अमीश उसके पास से गुजर कर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला। तौबा, कितनी गर्मी है। अनिया गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली और साथ ही गाड़ी तेज़ी से भगा कर ले गई। इन लोगों की गाड़ी के चले जाने के बाद अमीश भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सफेद यूनिफॉर्म में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तुमने नोट किया, हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ ही पाया जाता है। शाम को वो लोग उसके कमरे की बालकनी खोलकर बैठी पढ़ रही थी जब आमना ने किताबों से सर खपाती अनिया से कहा। हाँ, हर मोड़ पर हर जगह एक ही चीज़ देखने को मिलती है। मैं तो उकता गई हूँ। अनिया काम करते हुए बोली। नहीं, उकताने वाली तो कोई बात नहीं, शक्ल और सूरत भी उकताने वाली नहीं और देखने में भी ज़बरदस्त है। आमना ने कहा। मुझे तो एकांत नहीं भाता, मेरा बस चले तो मैं शक्ल भी ना देखूं। अनिया गुस्से से बोली। नज़रें अभी भी सवाल पर थीं। इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और बात करने का अंदाज़ इतना प्यारा है और तुम उसे ना देखने की बात कर रही हो। आमना हैरानगी से अनिया की तरफ देखकर बोली थी। ये तुम्हें कब से उसकी पर्सनैलिटी नज़र आने लगी और उन्होंने कब से तुमसे बात की कि तुम्हें इनका अंदाज़ पसंद आ गया? तुम भी ना, मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग इन सीटों की वजह से ख़राब हो गया है। मैं मैडम से शिकायत करूँगी और आइंदा कभी ना बैठूँगी। अनिया बेदिली से बोली। तुम इतनी देर से सीटों के बारे में बकवास कर रही थी। आमना हंसते हुए बोली। तो और क्या? वो सीधी होकर बैठी। तुम बिल्कुल बुद्धू हो, मैं तो सामने वाले अमीश की बात कर रही थी और तुम भी बस अनिया फजूल हो। आमना बालकनी के पास जाते हुए बोली। ये सामने वाला अमीश जो अंकल रफ़ीक के घर रहने के लिए आया है, वो गुस्से से देखकर बोली। और वैसे भी मुझे क्या ज़रूरत है उसके मुतालिक सोचने की, किसी और के बारे में क्या सोचूं? तुम्हारे भाई साहब ही बहुत हैं कि मैं इनको समझ सकूं। अनिया भी उसके पीछे बालकनी में आकर बोली। अनिया, ये मैथ कर कर के तुम थक नहीं गई? आमना उसकी तरफ देखकर बोली। हाँ, और कोई तफरी भी नहीं कि हम वही कर लें। अनिया बेड पर बैठकर बोली और वो अंदर आकर आमना की साइड वाले बेड पर बैठकर बोली जो आमना के सामने था। क्यों ना हम अमीश से दोस्ती कर लें? आमना उसके पास बैठकर बोली।
تمہارا دماغ تو صحیح ہے۔ انیا اسے گھورا۔ ہاں سچ، اسی بہانے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نیچر کا بندہ ہے۔ آمنہ اس کی منت کرتے ہوئے بولی، میرے خیال میں تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی نیچر کے بارے میں جاننے کی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، پلیز انیا، ٹائم پاس نہ سی صرف میرے لیے۔ وہ انیا کا ہاتھ پکڑ کر منت سے بولی، تمہارے ارادے تو ٹھیک ہیں، مجھے نہیں لگتا تمہارے ارادے ٹھیک ہوں۔ انیا نے اسے گھورا، پلیز انیا، میرے لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ہر اچھے انسان سے دوستی کروں۔ آمنہ نے پھر منت کی، صرف دوستی؟ انیا نے شک کیا، قسم سے صرف دوستی، تمہاری قسم۔ وہ اسے شک میں مبتلا دیکھ کر جلدی سے قسم کھا کر بولی، اور اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر ہو، اول تو کسی کو پتہ چلے گا نہیں، اور اگر کبھی پتہ چل بھی گیا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہے گا۔ آمنہ فوراً حل بتاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ کیا وہ مستقل یہاں نہیں رہتا؟ انیا حیران ہو کر بولی، نہیں، اس کی فیملی لاہور رہتی ہے، اور وہ یہاں صرف بزنس کے سلسلے میں آیا ہے، اور کام ہوتے ہی چلا جائے گا۔ آمنہ اسے امیش کے متعلق بتاتے ہوئے بولی، پلیز مان جاؤ۔ آمنہ اسے نیم رضامند دیکھ کر بولی، اچھا۔ انیا اپنے بازو چھڑاتے ہوئے بولی تو خوش ہو کر اس نے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ یہ ڈبہ لے کر جانا ضروری تھا؟ انیا گلاب جامن کے ڈبے کی طرف دیکھ کر بولی، یار فرینڈ شپ کرنے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی پہلی بار جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے۔ آمنہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، اگر وہ نہ آیا ہوا تو؟ یا اگر اس نے دوستی کرنے سے انکار کر دیا، یا دانیال اور عمر بھائی کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ انیا اسے ڈراتے ہوئے بولی، تم بے فکر ہو، اور وہ ضرور آئے گا۔ وہ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے بولی، لو وہ رہا۔ آمنہ نے کارنر والے ٹیبل پر امیش کو دیکھ کر کہا، یہ تو لگتا ہے خود بے صبر ہے۔ انیا منہ میں بڑبڑا کر بولی، السلام علیکم۔ امیش کھڑے ہوتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام امیش صاحب۔ آمنہ کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ انیا نے منہ ہی منہ میں کہا، پلیز آپ بیٹھیے نا۔ امیش انیا کو کھڑے دیکھ کر بولا، جی وہ کچھ نہیں۔ انیا غصے سے اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ آمنہ اور انیا کی طرف دیکھ کر بولا، یہاں کا پیزا بہت مزے کا ہے، کیا آپ نے کبھی ٹرائی کیا؟ آمنہ مسکراتے ہوئے بولی تو انیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ۔ آمنہ مٹھائی کا ڈبہ ٹیبل پر رکھ کر بولی، کس لیے؟ امیش حیرانگی سے بولا، دوستی کے لیے۔ آمنہ مسکرا کر بولی تو امیش نے ایک نظر انیا کی طرف دیکھا جو دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کم سے کم مسکرا کر باتیں تو کر لیتی، سارا وقت تم نے ایسے گزارا جیسے کسی دشمن کے پاس بیٹھی ہو۔ اور وہ حمیرہ، وہ آمنہ سے کتنے اچھے طریقے سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، تم کم سے کم مسکرا کر کھانا ہی کھا لیتی۔ کتنی محبت سے وہ پیش کر رہا تھا۔ رات کو وہ بستر پر بیٹھی انیا کو لتاڑتے ہوئے بولی، آمنہ یہ کھیل اچھا نہیں، تم خود دیکھو، وہ شکل سے فلرٹ قسم کا انسان لگ رہا ہے، تم اس سے دوستی چھوڑ نہیں سکتی؟ انیا نے آمنہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انیا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک اچھے خاصے انسان کو تم فلرٹ قسم کا انسان بنا رہی ہو، اور کب سے تم اتنی چہرہ شناس ہو گئی کہ تمہیں ایک شریف اور نائس شخصیت کا مالک فلرٹ اور دھوکہ دینے والا انسان لگنے لگا؟ انیا تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، جب سے وہ یہاں آیا ہے تم مجھ سے خاری کھاتی ہو، حالانکہ وہ بہت اچھی نیچر کا ہے۔ کبھی اسے تم نے کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں، کبھی تم نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ آمنہ اس کی اچھی خاصی کلاس لے کر بولی، اور آخر میں پھر اسے پوچھنے لگی تو انیا خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ بات سچ تھی کہ ان 9 ماہ میں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی فضول میں تاکہ جھانکی کی تھی جس سے وہ آوارہ قسم کا شخص لگتا۔ مگر پھر بھی انیا اس شخص کو دیکھتے ہی عجیب بیزاری محسوس کرتی تھی۔ یہ بات اسے خود سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب پلیز خاموشی سے سو جاؤ اور دوسری بات ذہن نشین کر لو، دوستی بھی میں نے اور اس سے کی ہے، اس نے مجھ سے نہیں کی، پہلے ہاتھ میں نے بڑھایا ہے، اس نے نہیں، اور میری نظر میں وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں اس سے دوستی نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پر نہیں، سمجھی تم؟ آمنہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر بولی، اور پھر ساتھ ہی بیٹھ کے دوسری سائڈ پر ہٹ گئی اور اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر دیا اور غصے میں شب بخیر کہہ کر سو گئی۔ انیا وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کیونکہ آمنہ نے پہلی مرتبہ اس سے اس طرح بات کی تھی، ورنہ ان میں اتنی اچھی دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی بات مانتی تھیں، جو اسے اچھا لگتا وہی آمنہ اور نور کو، اور جو آمنہ اور نور کو پسند کرتی وہی انیا بھی پسند کرتی تھی۔ مگر آج انیا کو لگا جیسے ان کی دوستی میں دراڑ آ گئی ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی شخص آ گیا تھا، ان کے بچپن کی دوستی ایک پل میں نازک موڑ اختیار کر گئی تھی، اور انیا جو سمجھتی تھی کہ ان کی دوستی موت کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا، تو آج وہ بات غلط ہو گئی تھی۔ ان تینوں کی دوستی مثالی تھی، انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں کسی چوتھے کو شامل نہیں ہونے دیا تھا، انہوں نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنائی تھی۔ اسکول اور کالج میں بھی دوسری لڑکیوں سے ہیلو ہائے تھی، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کے علاوہ
और कोई दोस्त या राजदां बनाने के लिए तैयार ना थी। आज उसे अपनी दोस्ती में दरार की वजह अमीश लग रहा था और उसने फैसला किया था कि वो अमीश से बात करेगी, उसकी मिन्नत करेगी कि वो आमना को धोखा ना दे, उसे छोड़ ना दे। वो तो नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। तुम आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोश नहीं हो? नूर अनिया की तरफ देखकर बोली। वो और आमना घंटे भर से एक दूसरे से बातें कर रही थीं, मगर अनिया इसी दौरान अमीश से बात करने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं, बस ऐसे ही। और आमना, तुम बताओ, तुम अमीश से मिली थी? नूरी एकदम आमना से पूछने लगी, जो किताब खोलकर कुछ लिखने लगी थी। हाँ, कल मेरी बात हुई थी। बेचारा अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है, इसीलिए तो टाइम नहीं मिलता। वो कह रहा था जब फारिग हो जाऊँगा तो बात करूँगा। आमना किताब बंद करके बोली। तुम्हें उसने बताया अमीश के बारे में? अनिया नूर की तरफ देखकर बोली। हाँ, वो मुख्तसर बोली। नूर, तुम इसे समझाओ, ये दोस्ती अच्छी बात तो नहीं। और फिर अमीश, तो अनिया और बोलती, मगर नूर ने उसकी बात काट दी। क्या हो गया अनिया तुम्हें? वो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? और तुम कब से दूसरे इंसान में खामियां निकालने लगी? आमना ने मुझे बताया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ अनिया। एक शख्स को हम जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं कि वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसका इखलाक कैसा है, और तुम उसे बगैर जाने उसमें बुराइयां निकालने लगी। तुम ही तो कहती थी कि अच्छा इंसान वो है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा समझता है। जिसमें खुद बुराई होती है वो दूसरों को भी बुरी नज़र से देखता है, और तुम्हें ऐसे लोग बहुत बुरे लगते थे अनिया, जो बगैर सोचे समझे दूसरे इंसान में बुराइयां निकालते हो। तो फिर अनिया ये क्या है? तुम एक ऐसे शख्स में बुराइयां क्यों निकाल रही हो? क्या तुमने खुद उसे देखा था? क्या तुमने उसके बारे में कोई गलत बात सुनी? नूर उसकी ब्रेन वॉश करते हुए बोली। नहीं तो अनिया, तुमको अगर वो बुरा लगता है तो तुम मत मिलो, मगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को भी डाउन ना करो। ऐसी अजीब बातें करके तुम बहुत अजीब लगती हो। नूर आखिर में उसे समझा रही थी। अनिया वाकई शर्मिंदा हो गई थी कि वो बगैर सोचे समझे कैसे इतनी घटिया बातें करने लगी। अब उसकी समझ में आ गया था कि ऐसी बातें करके दूसरे इंसान की पोजीशन इसी तरह ऑकवर्ड होती है। अनिया, मैं अम्बी लोगों के साथ बाजार जा रही हूँ, तुमको जाना है? आमना अलमारी खोलकर मैगजीन में गुम अनिया से बोली। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो मैगजीन से निगाहें उठाते हुए बोली। जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें बाजार से लौटने में शायद देर हो जाए। अदनान और फरहान घर पर ही हैं, प्लीज़ तुम उनको देख लेना। आमना अलमारी बंद करके बाहर जाते हुए बोली। क्यों, क्या अम्मी के साथ मरियम भी जा रही है? वो मैगजीन बंद करके बोली। हाँ, उसे अदनान और फरहान के लिए कपड़े लाने थे। मौसम चेंज हो रहा है इसलिए वो कह रही हैं। तुम खाना खा लेना और इन्हें भी खिला देना। आमना कमरे से बाहर जाते हुए बोली। अनिया थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आ गई। वो लोग जा चुके थे। उसने बच्चों के कमरे में देखा, वो सो रहे थे। वो बाहर टीवी लाउंज में आ गई और टीवी के चैनल बदलने लगी। तकरीबन 15 मिनट बैठी वो चैनल चेंज करती रही। बीबी जी, ये बाहर पार्सल पड़ा हुआ था। चौकीदार चैनल बदलती अनिया को पार्सल देते हुए बोला। किसके नाम है? वो चैनल चेंज करते हुए बोली। बीबी जी, आपका नाम लिखा है। वो पकड़ाते हुए बोला। मेरा? कौन डाल कर गया है? वो हैरान होकर बोली और पार्सल पकड़ लिया। बीबी जी, सुबह तक तो नहीं था जी। पता नहीं जी कौन रख कर गया है। अभी जी हमारी नज़र पड़ी इस पर। वो मौदवाना अंदाज में बोला। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वो रैपर उतारते हुए बोली। रैपर उतारने के बाद उसमें से एक कार्ड निकला था जिस पर उसका नाम बड़ी खूबसूरती से लिखा था। बाहर भी सिर्फ उसका नाम था, भेजने वाले का एड्रेस नहीं था और ना ही नाम था। कार्ड पर भी भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, अलबत्ता एक शेर लिखा था। तू अधखिला गुलाब है, तुमको छूने को है बेकरार, मेरे दिल की तमाम हसरतें, मेरी आंखों के ख्वाब। पार्सल खोला तो परवीन शाकिर की खुशबू थी और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। वो किताब को उलट पुलट कर देख रही थी। उसी वक्त फ़ोन की बेल हुई। तीसरी बेल पर उसने फ़ोन उठाया। हेलो, वो मुर्दा आवाज़ से बोली, क्योंकि वो अभी तक किताब भेजने वाले के बारे में सोच रही थी। क्यों, क्या तोहफ़ा पसंद नहीं आया? लोग तो कहते हैं कि चाहने वाले जो भी भेजें अपने चाहने वालों को तो वो उसे अपनी सर आंखों पर रखते हैं। क्या मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये तोहफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा? उसकी आवाज़ और बातों से उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो बिल्कुल होशो हवास में आ गई थी कि उसका चाहने वाला कौन है, जिसको वो नहीं जानती, और ये आवाज़ भी जानी पहचानी नहीं थी। आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? वो सिर्फ इतना ही पूछ सकी। बताया ना, आपका चाहने वाला। मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? वो ज़िद छूते हुए बोली। मेरा नाम? वो सोते हुए बोला। आप पर मुनहसिर है, जो मर्ज़ी कह लें प्यार से। आखिरी फिक्रे पर जोर देते हुए बोला। ये क्या बात हुई? आपके वालिद ने तो आपका नाम रखा ही होगा। वो मुकम्मल तौर पर ज़िद छोड़ चुकी थी। हाँ रखा है, मुझे पसंद नहीं आया। वो शायद उसे मुकम्मल तौर पर तंग कर देना चाहता था। आपका ये गिफ्ट मैं बाहर गली में फेंक दूंगी और भाड़ में जाएं। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली। सारी रात वो इसी जाने वाले के बारे में सोचती रही। पहले उसके जहन में आया कि शायद दानियाल ने अपने और उसके दरमियान खूबसूरत रिश्ते के एहसास की वजह से
ये गिफ्ट भेजा हो और उसे तंग करता हो, मगर इस बात की तस्दीक उसी वक्त हो गई जब उसने दानियाल से पूछा, दानी तुम्हें शायरी पसंद है? वो दानियाल को राहदारी में ही रोकते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस फजूल चीज़ के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस बेकार के काम के अलावा भी और बहुत से काम हैं। क्यों? तुमने क्यों पूछा? उसने शायद शायरी से इतनी बेजारी जाहिर की थी कि उसके बारे में दोबारा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे ही वो खामोशी से वो पलट गई और काफ़ी देर तक इस किताब के बारे में सोचती रही। शायद इस बात को वो भुला भी देती, मगर उस दिन वो सुपर मार्केट तक गई थी ऐसे ही इधर उधर की चीज़ें लेने। जब वो वापस आई तो ड्राइविंग सीट पर फिर वैसा ही गिफ्ट पड़ा हुआ था। वो हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। गाड़ी के चारों तरफ शीशे बंद थे और दरवाज़ा भी लॉक था। फिर कोई किस तरह दरवाज़ा खोलकर गिफ्ट रख सकता था? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई, शॉपर और गिफ्ट दूसरी सीट पर रख दिए और दरवाज़ा बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करने लगी, मगर इसकी नज़र अभी भी चारों तरफ दौड़ रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। घर आकर उसने गिफ्ट खोला। उसमें इस बार फिर शायरी की किताब अहमद फराज की जाना जाना थी। उसने वो गिफ्ट उठाकर बेड पर फेंक दिया। उसके कमरे का फ़ोन बजा था। उसने परेशानी के आलम में फ़ोन उठाया था। हेलो, वो गायबाना अंदाज में बोली, आप इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थीं जब आपकी नज़रें चारों तरफ मुझे तलाश कर रही थीं। आप परेशानी के आलम में कभी गाड़ी को देख रही थी तो कभी चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थीं। आप मुझे तलाश करना चाह रही थी, मगर आपने सुना नहीं। चाहने वाले इतनी आसानी से तो नहीं मिलते। वो जो कोई भी था मुस्कुरा रहा था। आखिर आप हैं कौन? वो परेशान होते हुए बोली। वो मुस्कुरा कर बोला, लो, अभी पिछली बार तो बताया था। एक तो आप बोलती बहुत हैं। बताया था ना, आपका चाहने वाला। देखें, वो जो उसे समझाने लगी थी वो उल्टा बोला, दिखाएं। वैसे मैं फ़ोन पर क्या देख सकता हूँ? वो मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत बदतमीज़ हैं और वाहियात भी। वो गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए बोली, आखिर ये शख्स है कौन? वो हाथ में गिफ्ट पकड़कर बोली। वो नूर का घर छोड़कर इसी तरफ वाली सड़क की तरफ आ रही थी जब एक बच्चा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एकदम गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गुस्से से बाहर निकली तो वो गिफ्ट पकड़कर खुद उसे परेशान कर गया था। घर आई तो मरियम बोली, अनिया तुम्हारा फ़ोन है। वो जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी वहीं रुक गई। आप मेरा बैग कमरे में रख लें। वो अपना शोल्डर बैग उसे पकड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए बैग पकड़कर आगे बढ़ गई। आज उसने सोचा था कि वो दो टोक बात करके रहेगी। हेलो, वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बोली, मैंने तो इस वक्त शुक्र किया जब आपने गाड़ी रोकी, वरना मैं तो परेशानी हो गया था कि कहीं आप बच्चे को गाड़ी के नीचे ना कुचल दें और मुझे लेने के देने पड़ जाएं। पहले मैं समझा शायद आप गुस्से में हैं। लोग कहते हैं ना कि अगर इंसान गुस्से में हो तो वो कुछ नहीं देखता। वो नॉन स्टॉप बोलते हुए रुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो उसके रुकने पर बोली, ज़िंदगी में पहली बार बिल्कुल सही बात की। आखिर आप इतने दिनों से परेशान हो रही थी। आपने मजाला एक बार भी पूछा हो कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ? तो ये बहुत आसान सी बात है। क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिर आप मुझसे ही दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप औरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आप अपनी गर्ज की खातिर किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप खुद भी हंसती हैं और दूसरों को भी हंसाती हैं। आप में कोई चीज़ बनावटी नहीं है। आप बिल्कुल सादा हैं, बल्कि पाकीज़ा और पारसा हैं। आप ऐसी मूरत हैं जिसे पूजने को दिल चाहता है। आपकी आंखें इतनी गहरी हैं कि इसमें दो जहां आबाद हैं। आपकी आंखें मुस्कुराती हैं जब शरारत करती हैं तो होंठों के साथ साथ आंखों में भी मुस्कुराहट हचकोले लेती है। वो जो नॉन स्टॉप बोलता ही जा रहा था और अनिया उसकी बातों के सहर में खोई हुई थी। काश अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं आपका चेहरा तख्लीक करके आपकी खूबसूरती को कागज़ पर कैद करता, आपके हुस्न को बयान करता और आपकी मुस्कुराती हंसी के तिलस्म को कलम से तराशता। काश मैं आपके संग हमेशा कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। वो बोलता जा रहा था और वो खोई जा रही थी। ज़िंदगी में कभी भी किसी ने उससे ऐसी बातें नहीं की थीं। वो ऐसी बातों की तवक्को दानियाल से करती थी, मगर शायद दानियाल ऐसी बातें नहीं कर सकता था क्योंकि उसे बिजनेस की गिनती के अलावा और कुछ आता भी नहीं था। वो रोमांस के बारे में अलिफ बे नहीं जानता था। वो अच्छे कज़न की तरह हर फ़र्ज़ अंजाम दे रहा था, मगर मोहब्बत के एहसास से अजनबी था। वो काफ़ी दिनों तक इसी हिसाब में मुक़य्यद रही। इस दिन भी वो खोई खोई सी थी जब आमना ने उसे मुखातिब किया, ये तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पहले परेशान रहती थी, अब खोई खोई रहती हो। वो उसके सामने ग्रिल के साथ टेक लगाकर बोली। वो अपनी बालकनी में चेयर पर बैठी हुई थी। हाँ, कुछ नहीं, वैसे ही, वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम सुनाओ, तुम्हारी दोस्ती कैसी जा रही है? वो जो खिफ्त महसूस कर रही थी कि कहीं वो जान ही ना जाए, अपनी खिफ्त मिटाने को बोली। किसके साथ? वो उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए बोली। ख़त्म हो गई। वो पास पड़े हुए गमलों के पत्तों से खेलते हुए बोली। क्या मतलब? वह हैरान होते हुए बोली। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो तो दोस्ती करने के एक हफ्ते बाद ही चला गया था और एक्सक्यूज़ करके गया था कि कहीं मैं माइंड ना कर जाऊँ।
वो सादा से अंदाज में बोली। इसलिए मैं भी कहूँ, वो काफ़ी दिनों से नज़र क्यों नहीं आया? उड़ते हुए बोली। अब वो हफ्ते में 2 बार इससे बात करती थी, मगर उसने नाम अपना अभी तक नहीं बताया था। दुनिया जहान की बातें उससे करती थी और वो खुद भी। अब वो काफ़ी फ्री हो गई थी। पहले जो माथे पर गुस्से और परेशानी की वजह से बल पड़ जाते थे, अब वो हर बात पर मुस्कुराती थी। अब तो उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। ना जाने क्या जादू किया था उसने कि वो उसके शहर में खिंचती ही चली जा रही थी। अब भी वो बैठी फ़ोन वाले से बातें कर रही थी। अच्छा, आप बिज़नेस के अलावा और क्या करते हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। मैं शायरी पढ़ता हूँ और शायरों के कलाम सुनता हूँ, और इसके अलावा तुम्हें सोचता हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। यानी आपको शायरी के बारे में बहुत कुछ मालूम है? वो उसकी बात के असर को ज़ाहिर करते हुए बोली। इतना नहीं, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बयान कर सकता हूँ। मसलन, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछने लगी, मसलन ये कि ये रिश्ता जो दोस्ती का है, साथ साथ रहे या बिछड़ जाए, संवरे या हालात या बिगड़ जाए, दोस्त सदा दिल के करीब होता है। यानी मैं आपकी सिर्फ दोस्त हूँ। वो जो खोए हुए अंदाज में पढ़ रहा था, उसकी बात पर मुस्कुराने लगा। वो खुद भी मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल में आप मुझसे उगलवा रही हैं कि मेरे नज़दीक आपकी क्या हैसियत है, वो मुस्कुराकर बोला। यही समझने। वो उसकी बात पकड़ लेने और समझ जाने के कायल हो गई थी। हर कदम पर मिले एक नई खुशी तुमको, अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको। मेरी दुआ है कि लग जाए मेरी हयात के लम्हों की रोशनी तुमको। यानी आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी भी दान कर सकते हैं। उसका मतलब है आप मुझ पर इत्मीनान भी करते होंगे। वो ऐसा ऐसा अपने मतलब की तरफ आ रही थी। हाँ, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। वो सच्चाई बयान करते हुए बोला। मेरे ख्याल में आप दूसरे लफ्ज़ों का सहारा लेने के बजाय बराह रास्त मुझसे पूछ ही लें। इस तरह टाइम की बचत भी हो जाएगी। उसकी बात पर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। वो इसको मुकम्मल तौर पर समझ गया था, इसलिए तो उसकी बात को समझ गया। आपसे इतनी फ़ोन कॉल्स होती हैं, दुनिया जहान की बातें होती हैं, आप मेरा नाम जानते हैं, मगर मैं, वो जानबूझकर बाकी की बात गोलमोल कर गई थी। यानी तुम्हें मेरा नाम पूछना है? वो आहिस्ता अंदाज में बड़बड़ाते हुए बोला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका नाम सुनते ही आपसे बात करना छोड़ दूंगी? मैं अगर आप पर इत्मीनान करती हूँ तो आप भी मुझ पर इत्मीनान कर सकते हैं, और प्रॉमिस, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी। वो उसे यकीन दहानी करवाते हुए बोली। अनिया, हर बात को ठंडे दिल और दिमाग से सोचना। मैंने जानबूझकर तुम्हारी कज़न से दोस्ती नहीं की थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने तुमसे दोस्ती की है। अनिया ने खुद दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था, मगर मैंने उसे मना कर दिया था, और यही वजह थी कि मैं आप लोगों के सामने से अपने दोस्त की तरफ शिफ्ट हो गया, ताकि आप ना यही समझें कि मैं वापस जा चुका हूँ। मगर जिस दिन से तुम्हें देखा है, ना जाने क्यों, ना चाहने के बावजूद कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने कदम रोक नहीं सकता। ना जाने क्यों अनिया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो जो खामोशी से उसको सुन रही थी, हैरान रह गई कि जिससे वो इतने दिनों से बातें कर रही है, वो कोई और नहीं, अमीश है, जिससे वो इतनी नफरत और बेजारी का इजहार कर रही थी। अब उसी की बातों के सहर में खोने लगी थी। अब उसे उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहने लगा था। वो हैरान थी। परेशान या गुस्से का अंसर तो बहुत पीछे रह गया था। उसे खुद अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो हैरान किस बात से हो रही है, उसका नाम सुनने से या उसके शहर में जकड़ जाने से। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो चुका था, और उसने भी खामोशी से रिसीवर रिडल पर डाल दिया था। कई दिनों से उसका फ़ोन नहीं आया था, और ना ही अनिया ने किया था। उस दिन के बाद वो उसको मुसलसल सोच रही थी। वो उसे बुरा नहीं लगा। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी कि इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वो अब फ़ोन के आसपास रहने लगी थी। लाशऊरी तौर पर उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। उसे उसकी आदत हो चुकी थी। वो उससे अपना हर मसला शेयर करती थी। अब भी वो लॉन में तन्हा बैठी उसके बारे में सोचे जा रही थी, जब डोर बेल हुई। वो अपने ख़यालों से बाहर आ गई, और उसकी नज़रें गेट पर थीं। चौकीदार हाथ में गिफ्ट बैग पकड़े उसकी तरफ आ रहा था। बीबी जी, ये कोई साहब आपके लिए देकर गए हैं। वो शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। कौन था, पूछा नहीं? वो बैग पकड़कर बोली। जी, कह रहा था आपने ऑर्डर किए थे, इसलिए देने आया हूँ। चौकीदार उस आदमी की बात दोहराते हुए बोला। तो अनिया ने हैरान होकर शॉपिंग बैग पकड़ लिया। चौकीदार जा चुका था। अनिया बैग उठाकर अपने कमरे में आ गई। बेबी पिंक और पर्पल कंट्रास्ट में वो बहुत जदीद तर्ज का सूट था। मैचिंग सैंडल और आवेज़े थे, और साथ खत भी था। उसने उठाकर देखा। अनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। उसके साथ जगह भी बताई थी। उसके कॉलेज के करीब कोई पिज़्ज़ा हट था, वहाँ बुलाया था। इस खत से बार बार उसकी नज़रें इस सूट की तरफ जा रही थीं जो उसने भेजा था। मुझे ना जाने क्यों यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। वो जब अमीश के पास पिज़्ज़ा हाउस पहुंची, तो वो खड़े होते हुए बोला, और साथ ही उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। थैंक यू अनिया, तुमने मेरे यकीन को नहीं तोड़ा, वरना पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत डर गया था
कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। अमीश उसे खामोश बैठे देख बोला। फिर उसने अपने लिए और उसके लिए जूस मंगवा लिया। अमीश जूस पी रहा था। अनिया को घबराहट हो रही थी। ना जाने क्यों डर के साथ साथ परेशानी भी थी कि कोई उसे देख ना ले, और किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी। अब भी वो घर से निकलने लगी थी तो मिसिस फारूक ने उसे खासी अजीब नज़रों से देखा था। वो काफ़ी दिनों से उसे नोट कर रही थी और वो उनके देखने के अंदाज से घबरा जाती थी। प्लीज़ अनिया, तुम अपना जूस तो ख़त्म करो, वो जो स्ट्रा के साथ खेल रही थी अमीश ने मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, वो शायद आपको कोई बात कहनी थी, वो ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए बोली। हाँ, कहना तो मुझे बहुत कुछ है अनिया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो। मुझे तुम्हारा इत्मीनान चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर बोला। तो अनिया घबराहट और बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगी। ज़िंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द ने उसका हाथ पकड़ा था। उस पर घबराहट के साथ साथ शर्म का गलबा भी तारी हो रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। अनिया, आई लव यू। अनिया, आई रियली लव यू। प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो अनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ अनिया। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। वो बेचारगी और दीवानगी के ज़ेर असर बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई और बेचैनी हचकोले ले रही थी। वो परेशान था कहीं वो उसका साथ ना छोड़ दे, कहीं वो उसे तनहा ना कर दे। और अनिया उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि ज़िंदगी में यह पहला मोड़ था जब कोई उसके सामने इजहार मोहब्बत कर रहा था और उसके साथ का मुतमनी था। वो परेशान हो गई थी कि अब वो क्या करेगी। अगर उसकी बात बचपन से अपने चचाजाद के साथ ना तय पाई होती तो वो शायद इस तरह से परेशान ना होती। वो आज का जुगनू मांग रहा था। वो किस तरह उसे आज का जुगनू थमा सकती थी। अगर वो ऐसा करती भी तो बाप के इत्मीनान की धज्जियाँ उड़ जाती। फिर कोई बाप अपनी बेटी पर इत्मीनान ना करता। वो चाहने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अनिया, इतना मजबूर और बेबस मैंने कभी किसी के सामने खुद को नहीं पाया। प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो अनिया, प्लीज़ अनिया। वो परेशान हो गई थी इस सूरत हाल से। आसपास टेबल पर बैठे हुए लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे और वो उसके साथ परेशान थी। वो कुछ भी समझने और करने की सलाहियत नहीं रखती थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। वो उसके चाहने का दावेदार था और ज़िंदगी में एक लड़की को क्या चाहिए, एक छोटा सा प्यारा सा घर और एक चाहने वाला शौहर जो उस पर इत्मीनान करता हो और हर मुश्किल में हर ख़तरे में उसका साथ दे। अगर उसकी मम्मी पापा उससे प्यार करते हैं तो वो ज़रूर उसकी बात मान जाएंगे। वो दानियाल के साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि उसके और दानियाल के ख़यालात एक दूसरे से मैच नहीं करते। वो सारी ज़िंदगी किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार नहीं रहना चाहती थी। उसे यकीन था उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते हैं कि वो उसकी बात मान जाएंगे। उसने अपना हाथ पर रखा हुआ अमीश का हाथ अपने हाथों में ले लिया तो अमीश ने उठकर उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में यकीन, इत्मीनान और साथ का यकीन था। वो मुस्कुरा दिया था। थैंक यू अनिया, मैं कल ही अपने मम्मी पापा को बुलवाता हूँ। थैंक यू अनिया, वो उसका हाथ दबाकर बोला। और अगर वो ना माने तो अनिया? तो उसे डर भी था। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? वो फिर उसको अपने साथ का यकीन दिलाते हुए बोली। वादा? हाँ वादा, अनिया पुरयकीन लहजे में बोली। वो बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो क्या करे, वो परेशान थी। वो वादा तो कर आई थी मगर अब वो सोच रही थी वो किससे बात करे, कौन उसकी मदद करेगा। और जिसका सबसे पहले उसे ख्याल आया था वो नूर थी। अनिया, आर यू ऑलराइट? नूर उसके कमरे में आकर बोली। अनिया ने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गई। अनिया, क्या बात है? नूर परेशानी से पूछने लगी। नूर वो दरअसल वो हिचकिचा रही थी। ऐसी क्या बात है? मेरी तो जान निकली जा रही है। पहले फ़ोन करके फ़ौरन घर आने को बोला और अब ऐसी हरकतें करके परेशान कर रही हो। आखिर मसला क्या है? वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली। नूर, वो मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत बहुत ज़्यादा, और मुझसे शादी करना चाहता है। नूर प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ? नूर, वो अपने माँ बाप को मेरे घर भेजना चाहता है। मैंने उससे वादा किया है। नूर, वो बहुत चाहता है मुझे। वो हुज़ियानी अंदाज में बोलने लगी। उसकी आंखों में बहुत सा पानी इकट्ठा हो चुका था। वो कभी रोई नहीं थी, अब ना जाने कैसे उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अनिया, ये तुम क्या कह रही हो? नूर हैरानी और परेशानी से बोली। नूर, वो मर जाएगा, वो बहुत चाहता है। और नूर, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मैं क्या करूँ? वो परेशान है नूर, वो मेरे साथ का मुतमनी है, मैंने उससे वादा किया है। वो उसके सामने बोले जा रही थी। नूर ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो हिचकियों के साथ रो दी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उससे हो क्या रहा है, वो किसके लिए रो रही है, वो क्या करे। वो कुछ नहीं जानती थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। नूर ने काफ़ी हद तक उसे हौसला दिया था। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। चलो अब बताओ, कौन है, क्या करता है, क्या चाहता है, ज़रा तफसील से बताओ। नूर उसे पानी का गिलास देते हुए बोली। अमीश फराज अहमद। वो पानी का गिलास हाथ में पकड़कर मुजरमाना अंदाज में बोली। क्या? नूर हैरानी से अनिया की तरफ देखने लगी। ये अपने सामने वाले घर का अमीश? वो तुम्हें कहाँ मिला? वो तो चला गया यहाँ से।
वो बेयकीनी से बोलने लगी तो वो नूर को सारी बात तफसील से बताने लगी। वो सामने वाले घर से चला क्यों गया? अनिया, क्या तुमने उसे बताया कि तुम इंगेज हो अपने कज़न के साथ? वो अनिया की सारी बात सुनने के बाद बोली। उसे मालूम है, वो सर झुकाते हुए बोली। तुम जानती हो ना, खाला और खालू कभी नहीं मानेंगे। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि तुम पहले से इंगेज भी हो। वो परेशानी से बोली। मैं भी इसी वजह से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। अनिया उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। क्या तुम भी उससे? वो इस खौफ के साथ बोली कि शायद वो उससे प्यार ना करती हो, मगर शायद इस वक्त से जो वो उस तरह से रो रही थी वो इस बात की नफ़ी करता था कि वो अमीश को पसंद नहीं करती। मेरी कुछ समझ में नहीं आता नूर, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। अनिया परेशानी से उठते हुए बोली। देखो अनिया, अगर तुम सचमुच उसके लिए कोई ख़ास फीलिंग्स रखती हो तो फिर तो कुछ सोचा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे आसानी से मना कर सकती हो। नूर अनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर बोली। फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहने लगी। अनिया, सबसे पहले तुम अपने दिल को टटोलो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम सचमुच प्यार करती हो या सिर्फ जज्बाती फीलिंग्स हैं उसके लिए? पहले तुम ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। वो समझाते हुए बोली। फिर नूर काफ़ी देर तक उसे समझाती रही और वो ठंडे दिलो दिमाग से सुनती रही। अनिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुमने क्या किया। तुम जानती हो इससे क्या होगा? अनिया, ये पेपर देखकर भी मुझे ना जाने क्यों अभी तक हैरत हो रही है कि तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। नूर बेयकीनी के साथ हाथ में पकड़े हुए निकाहनामे को देखकर बोली। नूर, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं और क्या करती? वो बेबसी से बोली। अनिया, तुम किसी को इत्तेमाद में भी तो ले सकती थी। तुम जानती हो इससे क्या होगा? खाला और खालू का क्या बनेगा? तुम्हारे इस फैसले से उन पर क्या गुजरेगी? अनिया, तुमने निकाह किया है, ये कोई मामूली पेपर नहीं है। तुम अब अमीश की बीवी हो और तुमने नासमझी में। वो गुस्से, हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात से बोली। नूर, मैं मम्मी पापा को कन्विंस कर लूँगी। वो परेशानी से बोली। तुम ये काम करने से पहले तो कर नहीं सकी, तो अब क्या करोगी? वो गुस्से से बोली। तुम ही बताओ, मैं अब क्या करूँ? वो परेशानी से बोली। इतना इंतहाई कदम उठाने के बाद पूछती हो मैं क्या करूँ? तुम नहीं जानती अब कितना बड़ा तूफान आएगा। दो ख़ानदान जो बरसों से इकट्ठे रह रहे हैं, जिनकी मिसालें सारी दुनिया देती है, जिनकी मोहब्बत को लोग मानते हैं, वो ख़ानदान टूट जाएगा। इत्तेमाद और मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अनिया, तुमने तो जीते जी सबको मार दिया। वो गुस्से और परेशानी से बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह एकदम उसकी बातों को झूठा साबित करते हुए बोली। तुम देखती रहना, ऐसा होकर रहेगा। जो तुमने किया है वो इतना मामूली नहीं है। वो उसकी बात को गुस्से से रद्द करके बोली और साथ ही गुस्से से बाहर चली गई। नूर, मैं मजबूर थी, मुझे अमीश ने मजबूर किया था। मैं मजबूर थी नूर, वो रोते हुए बोली। कल सुबह की बात है, वो बहुत परेशानी और उलझन आमेज अंदाज में अमीश के पास गई थी कि उसके और उसके रास्ते जुदा जुदा हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने सोचा था वो उससे साफ इनकार कर देगी। वो उसके पास दोबारा कभी नहीं जाएगी। वो उससे कभी भी नहीं मिलेगी और अमीश भी उसका पीछा छोड़ दे। और वो उससे इनकार करके भी आई थी, मगर कल शाम के वक्त अमीश ने उसको फ़ोन करके फ़ौरन बुलवाया था कि वो अर्जेंट मिलना चाहता है। और जब वो अमीश से मिलने के लिए उसके बताए हुए पते पर गई तो वो उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले आया। अमीश, आप ये मुझे कहाँ ले आए हैं? प्लीज़ मेरी बात तो सुने। अनिया गाड़ी को लॉक करते हुए अमीश को देखकर बोली। तुम मेरे साथ तो चलो, सब पता चल जाएगा। वो उसे अपने साथ लेकर अपने फ्लैट में आ गया था। कमरे में दाखिल होते ही सोफे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो घबराहट और खौफ के वजह से वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। अमीश उसे पीछे ही खड़ा देखकर उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। आ गई भाभी, तुम जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो, अंकल भी आ ही रहे होंगे। इनमें से एक लड़का अमीश की तरफ बढ़कर बोला। मौलवी साहब आ गए। अमीश अंदर कमरे में जाते हुए बोला। हाँ, इन्हें 15 मिनट हो गए हैं। आमिर अंकल को लेने एयरपोर्ट गया था, आता ही होगा। तुम भाभी को अंदर बैठाओ। वो लड़का फिर बोला। अनिया, जो पहले भाभी के लफ्ज़ पर चौंकी थी, अब तो उसे बिल्कुल पक्का यकीन हो गया था कि भाभी उसे ही कहा गया था और अमीश ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की थी। और मौलवी साहब का जिक्र उसे ख़तरे की घंटियाँ अपने आसपास सुनाई दे रही थीं। अमीश, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपने इस आदमी को भी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने मुझे भाभी क्यों कहा? और ये मौलवी का क्या चक्कर है? अमीश, मैं अभी बस घर जाऊँगी। वो कमरे में आते ही पूछने लगी थी। उसे घबराहट हो रही थी। तुम यहाँ आराम से तो बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। अमीश उसको पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला। वो परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिया, हम लोग निकाह कर रहे हैं, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। तो वो उसके अल्फाज सुनकर ही सुन हो गई थी। उसकी जैसे ताकत ही ख़त्म हो गई हो। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिया,
तुम्हारे मम्मी पापा कभी भी राजी नहीं होंगे क्योंकि तुम पहले से इंगेज्ड हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं सारी उम्र आह भरते हुए गुजार दूँ। अनिया, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मैंने इसीलिए फैसला किया है कि हम निकाह कर लेते हैं। अमीश अनिया का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारी इस मोहब्बत में मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझसे सारी उम्र के लिए मेरे माँ बाप बिछड़ जाएंगे। अनिया आंसू बहाते हुए बोली तो अमीश जल्दी से बोला, अनिया वो कभी भी तुमसे दूर नहीं होंगे। मैं कोई अच्छा वक्त देखकर तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँगा और तुम भी कोई अच्छा वक्त देखकर बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि माँ बाप कभी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होते। और वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन शादी तो करनी है, उनसे दूर तो होना ही है। अमीश उसे प्यार से समझाते हुए बोला, प्लीज़ अनिया समझने की कोशिश करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को मैं समझाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। वो हमारे साथ रहेंगे। तुम उनसे मिलने भी जाओगी, वो भी खुशी से तुमसे मिलेंगे। अमीश उसे हर किस्म के खौफ से आज़ाद करते हुए बोला। और अगर ऐसा ना हुआ तो? वो डर और खौफ की वजह से फिर उसकी तरफ देखकर बोली। उसके दिल में लाख खौफ और वसवसे थे जिन्हें वो किसी भी तरह दूर नहीं कर सकती थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए वो बहुत रोई थी, यहाँ तक कि अमीश के पापा भी परेशान हो गए। उन्होंने 2-3 बार पूछा था, अमीश बेटा क्या वो खुश है? और वो हर बार गड़बड़ा जाता और इन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश करता, मगर अनिया खुद को मुतमईन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खौफज़दा थी। ज़िंदगी का इतना अहम फैसला और उसके माँ बाप का साया, उनकी शफ़क़त, दुआएं और प्यार भरा लम्स उसके सर पर ना था। कोई सहेली, कोई साथी नहीं थी उसके साथ। वो अकेली थी और ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था उसे अब सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना है। घर आकर भी वो परेशान रही, बहुत रोई थी। अगली सुबह निकाहनामा भी उसके हाथ में था। उसने नूर को सबसे पहले दिखाया था, मगर क्या हुआ क्या मिला, उसका खौफ, उसकी उलझन और बढ़ गई थी और वो फिक्रमंद हो गई थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो ये बात ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी, वो अकेली रह जाएगी। और शायद इसका डर ठीक था। उसका दिल बिला वजह नहीं घबरा रहा था। जिस तूफान का इंतज़ार था वो आ गया था। वो 1 हफ्ते के बाद कॉलेज जाना शुरू हुई थी। वापसी पर जब वो गेट से बाहर निकली तो उसे लेने के लिए इमरान भाई आ गए थे। इमरान भाई आप? वो इन्हें अपने कॉलेज के बाहर देखकर हैरान हुई थी। नूर और आमना भी आज छुट्टी पर थी। हाँ तुम चलो गाड़ी में बैठो, वो संजीदा अंदाज में बोले तो अनिया इन्हें देखने लगी। मगर भाई मेरी गाड़ी? तुम अपनी गाड़ी की फिक्र मत करो, मैंने जो कहा है वो करो, वो सख्त लहजे में बोले तो अनिया खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते वो खौफज़दा और परेशान थी। जिस तूफान से वो डर रही थी वो पहुँच चुका था। जब वो घर पहुंची तो टीवी लाउंज में सब जमा थे। वो वहीं दरवाजे में ही खड़ी हो गई क्योंकि अमीश भी वहां मौजूद था। मिस्टर फारूक उसके पास आए थे और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। इतना अचानक और इतना गैर मुतवक्को थप्पड़ था कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सोफे पर गिर गई। उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था। उसकी आंखों से खुद ब खुद ही पानी बहे जा रहा था। उसने बेयकीनी के साथ अपने बाप की तरफ देखा था, जहाँ गम और गुस्से की वजह से तासरात अजीब से हो रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने बाप से थप्पड़ खाना पड़ा था और शायद ज़िंदगी में पहली बार ही उसने काम भी ऐसा किया था जो माफ़ नहीं किया जा सकता था। वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत के एहसास से सर ऊपर ही नहीं उठा पा रही थी। तुम पर मुझे बेइंतहा फ़ख्र था। तुम मेरा मान थी। लोग कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, मगर मैंने हमेशा यही कहा कि तुम तो मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई इनाम हो। शायद ज़िंदगी में कोई नेकी की थी जिसके बदले में खुदा ने तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम जैसी बेटी पाकर मैं बहुत खुश था, वो दुख से बोले, मगर तुमने मेरे फ़ख्र को चिकनाचूर कर दिया, मेरा मान तोड़ दिया और लोगों की बात को सच साबित कर दिया। आखिर में उनके लहजे में दुख और मान के टूट जाने की वजह से उनका लहजा किरचियों से भरा हुआ था, जैसे उम्मीदों को किसी ने पकड़कर कुचल डाला हो। बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों तुमने मेरी इज्जत को नीलाम किया? क्या कमी देखी थी तुमने मेरे प्यार में? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी, मेरे दिल को तुम यूं छलनी करोगी। वो गुस्से और दुख से बोले। आखिर में गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और उसके गले से पकड़ लिया और गुस्से से बेकाबू हो गए। अनिया ने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। दानियाल और मिस्टर फारूक ने आगे बढ़कर इन्हें पकड़ा था। इमरान इन्हें कुर्सी पर बिठा चुका था। अमीश फ़ौरन अनिया की तरफ बढ़ा था। नूर और आमना कोने में खड़ी थी। इसे कहो यहाँ से चली जाए, मेरी नज़रों से दूर हो जाए, मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इसे कहो दफ़ा हो जाए यहाँ से। तुम आइंदा के बाद इस घर में कदम मत रखना। तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम तुम्हारे लिए। मैं यही समझूंगा कि खुदा ने मुझे कोई बेटी दी ही नहीं। मिस्टर फारूक गुस्से से बोले। मिसिस फारूक आंसू बहा रही थीं। मिसिस हैदर और मरियम भी आंसू बहा रही थीं। नूर और आमना उसकी तरफ बढ़ी थीं, मगर मिस्टर हैदर ने आगे बढ़कर इन्हें रोक दिया था। अमीश
अनिया को लेकर बाहर चला गया था, जो बुत बनकर वहीं खड़ी थी। उसको आज जिंदगी में पहली बार यूं महसूस हुआ जैसे वो भरी दुनिया में अकेली रह गई हो। मुर्दा जिस्म देखकर किसी ने रूह निकाल ली हो। उससे अब जीने की कोई उमंग, कोई आरज़ू ही नहीं रही थी। उसकी तमाम हसरतें, तमाम उमंगें ख़त्म हो चुकी थीं। उसके एहसास और जज्बात मुर्दा हो चुके थे। वो चलता फिरता बुत बन गई, मगर इसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अमीश के हर किस्म के एहसासात को वो जानना नहीं चाहती थी। उसे क्या पसंद और नापसंद था, उसे वो कैसा दिखना चाहता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अमीश उसको लेकर लाहौर आ गया था। यहाँ पर उसकी वालदा और वालिद ने बहुत अच्छे तरीके से खैर मकदम किया था। उसे 1 महीना मोहब्बत और तवज्जो देते रहे और उसे बिल्कुल बेटियों जैसा समझा। उसे एहसास दिलाया जा रहा था कि वो है। अनिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो और अपनी अहमियत को देखते हुए इनके प्यार को खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि वो समझती थी कि इस सारे इक़दाम में उनका कोई कसूर नहीं। उनसे बिल्कुल आराम और प्यार से बात करती, मगर सिर्फ इतनी जितनी उसको ज़रूरत थी। उसे और बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। वो समझती थी कि जितना वो पहले बोलती थी, अब शायद उसके पास और ज़्यादा बोलने के लिए कोई लफ्ज़, कोई वजह नहीं थी। वो पहले फजूल बोलती आई थी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसके अल्फाज, इजहार और बोलने के लिए वजह शायद इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अमीश से वो किसी भी किस्म की बात करना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि एक कमरे में सोने के बावजूद भी वो कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सके थे। अनिया ने अपना टाइम टेबल ही इस तरह चेंज कर लिया था कि वो इस वक्त कमरे में जाती जब अमीश सो चुका होता, और उसके उठने से पहले खुद को नीचे आ जाती। दोनों एक बंधन में बंधने के बावजूद अभी एक नहीं हो पाए थे। अमीश वो एक चीख मारकर उठकर बैठ चुकी थी। उसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी, उसकी सांस भी फूली हुई थी और चेहरे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे थे, जो डर और खौफ की वजह से माथे पर चमकने लगे थे। उसने बेड से उठकर साइड टेबल पर रखे हुए जग में से ग्लास में पानी डाला और पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। जब सांसें और धड़कन मामूल पर आ गई तो वो उठकर बेड की तरफ आ गई। बेड के दूसरी साइड पर अमीश बेखबर सो रहा था। उसका चेहरा उसकी तरफ था। वो अपनी साइड पर आकर लेट गई। वो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो आमतौर पर उसकी तरफ देखने से गुरेज करती थी, अब भी ऐसा ही किया। मरी से वो लोग एक दिन पहले ही वापस आ गए थे और पूरे 1 हफ्ते अमीश ने किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की थी। किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं दिया था कि उसके अल्फाज ने उस पर क्या सितम ढाया है। अनिया ने अभी अभी डरावना ख्वाब देखा था। उसके बारे में सोचकर ही उसे झुरझुरी आ गई थी। अगर वो ख्वाब सच होता, अगर वो हकीकत होती, तो इससे ज़्यादा इससे सोचा ही नहीं गया। उसने अपना रुख अमीश की तरफ कर दिया, फिर ढेरों दुआएं की थी अमीश की सलामती के लिए, ताकि उस पर किसी भी किस्म की कोई मुसीबत ना आए। और अपनी इस दुआ से वो खुद भी बहुत हैरान हुई थी। और दानस्ता उसकी नज़र अमीश के चेहरे की तरफ उठी थी। वो सोया हुआ था बेखबर, मगर उसके चेहरे पर थकन के आसार थे। अगर देखा जाए इस सूरत हाल में खुश अगर ये नहीं थी तो खुश वो भी नहीं था। अगर वो बेसुकून थी तो सुकून उसे भी नहीं था। अगर चैन उसका लूटा था तो उसे भी करार नहीं था। अगर जज्बात और एहसासात का कत्ल हुआ था तो उसके भी जज्बात और एहसासात का खून हुआ था। एक बिस्तर पर सोने के बावजूद वो एक नहीं हुए थे। इनके दिल अव्वल रोज़ से जुदा थे। अमीश जितने कदम बढ़ाता, अनिया उतने कदम पीछे चली जाती। अनिया ने उसके चेहरे को गौर से देखा था और अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। ये पहला मौका था जब वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, वरना उसने सोचना और कोड़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। जैसे अभी वो टीवी देख रही थी, मगर उसका जहन अमीश के रवैये में उलझा हुआ था। यही वजह थी कि उसे अपने सामने पास बैठते हुए अमीश की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था कि वो कब और किस वक्त आकर उसके साथ वो सामने वाले सोफे पर बैठ गया और चैनल बदलने लगा। वो बेख्याली से टेलीविज़न पर नज़रें जमाए हुए थी। वो देख तो टीवी की तरफ रही थी, मगर सोचें और ख्याल उसका अमीश में उलझा हुआ था। अमीश ने चैनल बदला तो उसका फेवरेट सॉन्ग टीवी पर आ रहा था। उसने फुल वॉल्यूम कर दिया था। बाहों में चले आओ गाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और वो एकदम चौंक गई थी। उसने पहले हैरानी से टीवी की तरफ और फिर साथ बैठे अमीश की तरफ देखा था, जो बहुत मगन अंदाज में गाना सुन रहा था। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। उसकी आवाज़ पर पलटी थी, प्लीज़ अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो 1 कप चाय का बना दो। मरी से वापसी के बाद ये पहली बात थी जो उसने खुद मुखातिब होकर की थी। वो नीचे आकर उसके लिए चाय बनाने लगी थी, मगर उसकी सोच का धारा अभी भी अमीश के गिर्द घूम रहा था। तुम्हारे होंठ जब हिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मेरा नाम मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। उसे अमीश की कही हुई बात याद आई थी। मिस्टर और मिसेस फ्रास शादी पर गए हुए थे और अब थोड़ी देर बाद इन दोनों को भी जाना था। शादी के बाद ये पहला मौका था अमीश के ख़ानदान से मुकम्मल तारुफ का, और वो बहुत कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, क्या रिएक्ट करेंगे इसके ख़ानदान वाले।
वो चाय बनाकर ऊपर अमीश के लिए ले आई और उसे पकड़कर वापस मुड़ने लगी। जब वो बोला, क्या करने लगी हो? मैं? वो कंफ्यूज हो गई, हाथ मसलते हुए बोली, कुछ नहीं, बस। जब कुछ भी बात ना बन सकी तो फिर उससे पूछने लगी, कोई काम था? वो सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। नहीं। तुमने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं? वो जवाब देकर फिर पूछने लगा। नहीं। वो मुजरमाना अंदाज में बोली, तो जल्दी से कर लो, हमें शादी पर जाना है। वो अपनी बात कहकर खामोश हो गया। अब वो उसे क्या कहती। वो खामोशी से अपनी वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई और बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर करने लगी। 15 मिनट वहीं पर खड़ी रही। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अमीश पहले तो उसको देखता रहा, फिर जब उसने देखा कि उसका ध्यान कहीं भी नहीं, वो बेध्यानी में कपड़े इधर से उधर कर रही है, तो वो उठकर उसके पास आ गया और बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होकर उसकी हरकतों सपनात देखने लगा। तुम पिछले 15 मिनट से यूं ही खड़ी हो। अमीश की आवाज़ पर वो उछली तो पड़ी थी। फौरन घबराकर पीछे चेहरा हटाया था। वो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था, इतना कि वो एकदम गड़बड़ा गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम शायद कपड़े निकालने आई थी। वो उसकी कैफियत को नज़रअंदाज करके फिर बोला, तो वो बमुश्किल बोल सकी, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इन कपड़ों में देखोगी तो अगले 24 घंटे तक भी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि तुम क्या पहनो। अमीश ने उसका ध्यान अपने खानों की तरफ मबजूल करवाया, जिनमें वो हाथ डाले खड़ी थी। एकदम ही उसकी नज़र पड़ी थी। उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। इससे पहले कि तुम आधा घंटा और यहाँ पर लगा दो, मैं ही निकाल देता हूँ। वो उसे फिर अपना खाना खोलते ही देखकर बोला और आगे बढ़कर उसका कैबिनेट खोलकर उसके कपड़े निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए और खुद कमरे से बाहर निकल गया। बमुश्किल तमाम उल्टी सीधी हरकतें ख़त्म करके तैयार होकर नीचे आई, जहाँ अमीश पहले से तैयार हुआ मिला था, और वो उसे नीचे आता हुआ देखकर दरवाजे बंद करके खुद बाहर आ गया था। गाड़ी स्टार्ट करके वो अन्या का इंतज़ार करने लगा था। वो मेन दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गई थी और उसके बैठते ही अमीश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। 15 मिनट में वो लोग शादी हॉल में मौजूद थे। कार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो अमीश के साथ अंदर हॉल में आ गई। उसने महसूस किया था कि हर एक की निगाहें इन दोनों की तरफ उठ रही थीं। कुछ में सताइश थी और कुछ में हैरानी। वो सीधी मिस्टर और मिसेस फराज की तरफ ही जा रही थी कि उनके दरमियान कोई अमीश की कज़न आ गई और अमीश से हेलो हाय करने लगी और उसके देर से आने का सबब पूछने लगी। अमीश, ये कौन? अमीश का हाल अहवाल पूछने के बाद वो अनिया की तरफ पलटी। शी इज़ माई वाइफ, वो तारुफ करवाते हुए बोला, और ये हैं मिसिज़ अनिया अमीश फराज। वो खुशी और हैरत से अनिया की तरफ देखने लगी। हेलो अनिया, मैं अमीश की फर्स्ट कज़न नौरीन हूँ। वो खुश दिली से हाथ बढ़ाते हुए बोली तो अनिया ने भी खुश होकर हाथ मिला लिया। उसकी घबराहट और अजनबियत में काफ़ी हद तक कमी आई थी। नौरीन उससे पहले तो बातें करती रही, उसके बारे में पूछने लगी, उसके सारे दिन की और कुछ इधर उधर की बातें। फिर यकदम बोली, आओ मैं तुम्हारा सबसे तारुफ करवाऊँ। वो अनिया का हाथ पकड़कर बोली, हाँ मैं आमिर लोगों के पास जा रहा हूँ, तुम इसे कंपनी दो। वो मुस्कुराकर बोला और फिर वो सबसे उसका तारुफ करवाने लगी। कुछ लोग तो बेहद खुश हुए और कुछ ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम इनकी बात का बुरा मत मनाना, ये शुरू से ऐसी हैं। इनका बेटा इनको छोड़कर अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया और तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। कोई ख़त कोई हाल अहवाल नहीं, इसीलिए चिड़चिड़ी हैं। वैसे भी अपनी बेटी के लिए अमीश पर उनकी बहुत निहायत करम नवाजी थी, मगर अमीश ही नहीं माना, और दूसरा तो वो तुम्हें पसंद करता था। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम बोर तो नहीं हो रही? मिसिस फराज किसी औरत के साथ थी, वो उनसे पूछने के लिए आई। भला आंटी मैं बोर होने दूंगी? नौरीन खुश दिली से बोली तो अनिया मुस्कुरा दी। बुशरा, ये मेरी बहू है अनिया। मिसिस फराज अपने साथ खड़ी एक औरत से बोली, बहुत प्यारी है, मुझे शक्ल से ही लग रहा था कि तुम ही अनिया हो सकती हो। तुम्हारी इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि तुमसे मिलने का इश्तियाक हो चला था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बेटी हो। वो मुस्कुराकर बोली। वो किसी के बुलाने पर पलट गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। एक लड़का उनके पास आकर बोला, वालेकुम अस्सलाम, आप? वो घबराकर पीछे मुड़ी और फिर उस लड़के को पहचान कर बोली, आप वही है ना जो? आगे का फिक्रा कहते कहते वो रुक गई। जी मैं आमिर हूँ, अमीश का कज़न और दोस्त भी। आपसे कराची में मुलाकात हुई थी। वो मुस्कुराकर बोला। अलबत्ता अनिया मुस्कुरा न सकी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चला गया, मगर अब अनिया का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो किसी भी किस्म की कोई बात करे, इसलिए खामोश हो गई। वो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे याद आए, मगर फिर भी किसी न किसी तरह वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। किसी ने सच कहा था कि माजी से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको तुम कह सकती हूँ नौरीन? आप जनाब से लगता था वो थक चुकी थी, इसलिए बेतकल्लुफ़ी से पूछने लगी। तो वो मुस्कुरा दी और सर हिला दिया। क्या तुम लोग मुझे पहले से जानते थे? वो डरते डरते पूछने लगी थी, मगर वो दरमियान में बोल पड़ी, जानते थे? इतनी अच्छी जान पहचान थी कि क्या बताऊँ। अमीश ने आपके बारे में क्या क्या बताया था। उसके प्यार की कहानी तो इतनी पॉपुलर है कि क्या बताऊँ। छोटे बड़े सब देखना चाहते थे कि लड़की में ऐसी क्या बात है जो उसने अमीश जैसे लड़के को अपना असीर कर लिया है।
کیونکہ امیش ہمارے پورے خاندان میں سب سے ریزرو رہنے والا زبردست قسم کی پرسنالٹی کا مالک ہے. ہر لڑکی سپنے میں اس کو اپنے ساتھ دیکھتی رہتی ہے، مگر ایک دم تمہاری انٹری نے ان کے چانس جو گولڈن ہونے جا رہا تھا روک دیا. امیش جب بھی کراچی سے لاہور آتا ہم سب اکٹھے ہو کر اس سے تمہارے بارے میں سنتے، کیسی ہو، کیا کرتی ہو، اور جب تم لوگ شادی کر کے واپس آئے تو تم سے ملنے کا بے حد شوق تھا، مگر امیش کی وجہ سے تم سے مل نہیں سکے. اس کا کہنا تھا کہ ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، ورنہ ہم تم سے بہت پہلے مل چکے ہوتے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں دوسری شادی ہے جو لو سٹوری ہے، اور میری دعا ہے کہ پہلی سٹوری کی طرح یہ سٹوری بھی کامیاب ہو جائے اور اس کو کسی کی نظر نہ لگے. وہ خلوص دل سے دعا دیتے ہوئے بولی تو وہ مشکور اور محبت سے اس کی طرف دیکھنے لگی. پھر وہ کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں. کئی دوسری کزنز بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھیں. ہر کوئی اشتیاق سے مل رہا تھا. واپسی کا راستہ بہت خوشگوار کٹا تھا. وہ جو جاتے وقت گھبرا رہی تھی کہ کیا ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. البتہ وہ لوگ انتظار میں تھے اور وہ بہت خوش اور مطمئن تھی. شادی کے بعد پہلی بار ایسا موقع آیا تھا جب وہ کھل کر مسکرائی تھی اور پہلے کی طرح ڈھیروں باتیں کی تھیں. جب وہ لوگ گھر پر آئے تو انیا اوپر اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے چلی گئی. مسٹر اور مسز فراز ابھی نہیں آئے تھے. ان کا صبح آنے کا پروگرام تھا. خود ان دونوں کو بھی انہوں نے روک تھا، مگر امیش معذرت کر کے واپس آ گیا تھا، تو وہ کپڑے بدل کر سرشار سی بیڈ پر بیٹھ گئی اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگی. آج کتنا معتبر کر دیا تھا. وہ خوش تھی. امیش جب کپڑے بدل کر واپس نکلا تو وہ بیڈ کی پائنتی پر سر جھکا کر مسکرا رہی تھی. اس کا دھیان امیش کی طرف نہیں تھا. وہ اپنے خیالوں میں گم تھی. وہ جب ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا تو انیا ایک دم اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی. تھینک یو امیش. وہ آج کے اچھے دن گزرنے کے لیے اس کی شکر گزار تھی کہ اس کی کزنز نے، اس کے خاندان نے آج اسے معتبر کیا، ورنہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ بہتر بات نہیں ہوگی، اسے گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کا خطاب ملے گا. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہاں سب بہت خوش دلی سے ملے تھے. کس سلسلے میں؟ وہ ریموٹ کے ایک طرف رکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا. آج کے دن کی وجہ سے. وہ خوش دلی سے بولی. آج کیا خاص بات ہے جو تم خوش ہو؟ وہ سابقہ موڈ سے بولا. آج تمہارے خاندان والوں نے مجھے قبول کر لیا ہے. وہ آرام سے بولی. تو کیا پہلے نکال دیا تھا؟ وہ طنزیہ تھا. وہ بالکل اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. میرا مطلب یہ نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے میں خود کو دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ذلت محسوس کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ دوسرے مجھے قبول نہیں کریں گے. آج میں معتبر ہو گئی. ان لوگوں کے ملنے نے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا. وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے بولی. تو کیا جب میرے ماں باپ نے قبول کیا تھا تب تم خود کو خوش نصیب محسوس نہیں کرتی تھیں؟ تب کیا تمہیں نہیں لگتا تھا کہ تم معتبر ہو؟ تم نے تو شاید آج تک میرے ماں باپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں. وہ غصے سے بولا. امیش تم غلط سمجھ رہے ہو. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا. میں اچھی طرح جانتا ہوں تم آج تک لوگوں کی نظر سے دیکھتی آئی ہو اور تم نے کبھی میرے ماں باپ کو وہ عزت نہیں دی جو تم اپنے ماں باپ کو دیتی ہو. تم ویسا ہی سوچتی ہو جیسا لوگ سوچتے ہیں. وہ انیا کی بات کاٹ کر بولا. اور اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی خود ساختہ مفروضے ہی ہوتے ہیں جو انسان کا ایسا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. کسی انسان کی تب تک کوئی مجال نہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کی زندگی میں آ کر باتیں بنائے. انسان خود کو جب کمزور کر لیتا ہے یا دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسی ہی باتوں کے بارے میں سوچتا ہے. اگر تم اول دن سے یہ سوچتی، اگر تم سے تمہارے ماں باپ چھن گئے تھے تو بدلے میں خدا نے تمہیں دوسرے ماں باپ بھی تو دیے ہیں. تم اکیلی تو نہیں. اور میرے خیال میں میرے ماں باپ نے آج تک اپنے رویے سے یہ ثابت ہونے نہیں دیا کہ تم ماں باپ کے گھر سے نکالی گئی ہو یا تم ان کے بیٹے کی پسند ہو، ہماری پسند نہیں ہو. اور یہ ہمارے گھر کے اصول اور روایت ہی نہیں، یہ ہمارے گھر کی ساکھ ہی شروع سے اتنی مضبوط ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے گھر کی طرف انگلیاں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. وہ سانس لینے کو رکا تھا. اور جہاں تک میرے خاندان کا سوال ہے، اگر تمہیں میرے گھر والے قبول نہ کرتے تو میرا خاندان بھی آج ایسا ہی رویہ نہ اپناتا. وہ تمہیں بھی دھتکار دیتے اور تب تم کیا کرتی؟ تب کیا تم خود کو معتبر محسوس کرتی؟ آج تمہیں میرے خاندان نے معتبر اس لیے کیا ہے کہ تم میری پسند ہو، تم میری بیوی ہو. وہ پل بھر کے لیے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا. اگر انہیں تمہارے رویے اور سلوک کے بارے میں علم ہو جائے، انہیں اس کمرے میں گزرنے والے لمحات کے بارے میں پتہ چل جائے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ وہ رویہ رکھنا چاہیں گے؟ اور میرے خیال میں تب تمہیں میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ میرے خاندان والے بھی معتبر نہ کر سکیں گے. تمہیں معتبر کرنے والی حیثیت کیا ہے؟ تم کس رشتے کی بنا پر خود کو معتبر محسوس کر رہی ہو؟ اس رشتے کو تو تم بھی اچھے طریقے سے نبھا نہیں پاتی، تو معتبر کس طرح ہوگی؟ وہ آخر میں مسکرا کر بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا. انیا شرمندگی اور تذلیل کے احساس سے وہاں کھڑی کی کھڑی رہی تھی. ہمیشہ جسے آئینہ دکھایا گیا تھا، گزشتہ رویوں نے اسے جس طرح ٹیس پہنچائی تھی، اس کا احساس وہ اسے بھی دلا گیا تھا. آج وہ اسے اس کی نظروں میں گرا گیا تھا. وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ آج معتبر ہو گئی، تو وہ آج صحیح معنوں میں ذلیل ہوئی تھی.
آج اسے سچ مچ اپنے سابقہ رویے سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر خدا نے اسے کچھ چھینا ہے تو دوسری صورت میں اسے ان جیسے ماں باپ دیے تھے، مگر وہ بھی ناشکری تھی۔ اس نے آج تک ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی گناہ گار تھی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے ان سب لوگوں سے معافی کیسے ملے گی۔ اس کی آنکھوں سے آج ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ انیا بیٹا، کیا آپ لوگوں میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ مسز فراز ٹی وی دیکھتی انیا سے پوچھنے لگیں۔ نہیں نہیں، کیوں ممی؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ بوکھلا گئی تھی ان کے ایک دم سے اس سوال سے۔ مسز فراز کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ امیش، جو پہلے کچھ نہ کچھ بات کر لیا کرتا تھا یا کسی نہ کسی بات پر مسکرا لیا کرتا تھا، اب بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ خاموشی سے آتا تھا، ماں باپ سے ہلکی پھلکی بات کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور اگر انیا کوئی چیز کے متعلق پوچھ رہی ہوتی تو صاف انکار کر دیتا۔ پانی لے کر آتی تو کہہ دیتا مجھے نہیں چاہیے، کھانے کا کہتی تو کہہ دیتا کہ مجھے بھوک نہیں۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھیں، وہ کچھ دنوں سے عجیب رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آئی ڈونٹ نو ممی، میرے خیال میں کوئی بزنس پرابلم ہوگی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا اگر کوئی بزنس پرابلم ہے بھی تو اسے ڈسکس کرنا چاہیے، ہم سے نہ صحیح تم سے تو وہ ڈسکس کر سکتا ہے نا، آخر تم اس کی بیوی ہو۔ وہ اس کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ ممی، وہ مجھ سے تو شیئر نہیں کرتے، وہ دھیمے اور مجرمانہ انداز میں بولی۔ کیوں؟ آخر کیوں شیئر نہیں کرتا تم سے؟ آخر تم اس کی بیوی ہو انیا بیٹا، اگر وہ کسی مقام پر تمہیں نظر انداز کرائے تو بیٹا یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے صحیح مقام پر لے کر آؤ، اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ بیٹا۔ اس طرح اگر تم نظر انداز کرو گی تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا، وہ کسی اور طرف متوجہ ہو جائے گا، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی انیا کو وہ کسی اور طرف جائے یا کوئی اور دلچسپی اپنائے۔ اول تو بیٹا تم کو اسے کہیں اور متوجہ ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، وہ اتنی محبت سے بیاہ کر لایا تھا۔ آخر میں وہ جس طرح بولیں تو شرمندہ ہو گئیں۔ انیا نے ایک دم ان کی طرف دیکھا، کہیں وہ طنز تو نہیں کر رہی؟ بیٹا میں طنز نہیں کر رہی، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ اپنی پسند سے تمہیں بیاہ کر لایا ہے، مگر بیٹا ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں طنز اور جلی کٹی بات سناؤں، اس میں تمہارا کیا قصور؟ اب امیش کے مقدر میں ہی اس طرح شادی لکھی تھی، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ لوگ میرے گھر کی طرف انگلی اٹھائیں۔ میری بیٹی نہیں تھی، تمہارے روپ میں بیٹی مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے؟ اور رہی لوگوں کی باتیں تو بیٹا یہ معاشرہ کسی طرح بھی دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی طرح دکھ میں مبتلا کر ہی دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت میں کام نہیں آتا تو اس سے یہ بھی امید نہ رکھو کہ وہ خوشی میں بھی آپ کے ساتھ خوش ہوگا۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، اور انیا میں تو یہ نہیں کہتی کہ تمہارے ماں باپ کا کوئی نعم البدل کوئی اور ہوگا، مگر بیٹا تم ہمیں اپنا ماں باپ جیسا ہی سمجھو، کسی بھی طرح کی اگر کوئی پرابلم ہو تو میں اور فراز ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولیں تو انیا اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی۔ جس نے کبھی بھی پیار بھری بات نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، اور مسز فراز نے اس کے گال سے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ممتا کی آغوش میں آ گئی ہو، ٹھنڈی چھاؤں میں قدم رکھ دیا ہو۔ آئی ایم سوری ممی، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ باہر کھڑے امیش کی خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات تھے، اور یہ منظر دیکھ کر جس قدر خوش ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا، یہ اس کی شروع سے خواہش تھی کہ اس کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرے جیسا بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ انیا کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اور آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ خوشی کے بے پایا احساس کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ برتن دھوتے ہوئے بولی، آج تم بالکل بیوی لگ رہی ہو، تمہاری باتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارا غصہ، اور پھر اس کا اظہار کرنے کا طریقہ۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا تو برتن دھوتی انیا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ آج پہلی بار اس سے آرام سے اور دل سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہر بات بھول چکی تھی، اور امیش کے اس طرح کہنے پر اس نے امیش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیا تمام برتن دھو کر سمیٹ چکی تھی اور پھر ساتھ ہی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ امیش ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اسی پوزیشن میں، اسی انداز میں۔ امیش حیرانی سے انیا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ رات کے کسی پہر وہ اس کے ساتھ لگی تھی، یہ وہ جان نہیں پایا تھا، مگر اس نے کافی عرصے سے اسے ایسے ہی اپنے ساتھ سوئے پایا تھا، اور ہمیشہ اسے سپنے کے سچ ہونے کی وہ دعا مانگا کرتا تھا، مگر آج یہ حقیقت تھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھتا رہا تھا، جو بہت مزے سے سو رہی تھی۔ وہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے سکا تھا، مگر اس نے سوچ رکھا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسا دن آیا تو وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ امیش نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور انیا نئے سرے سے اس کے بازوؤں میں بکھرتی چلی گئی تھی۔
उसके सीने पर सर रख कर वो रो रही थी और अमीश उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए खामोश करवा रहा था। अन्या देखो, अगर तुम खामोश ना हुई तो मैं भी रोने लगूंगा। उसकी बात पर उसने जल्दी से आंखें साफ की थीं और वो उसकी हरकत पर हंस दिया था। उसने खफगी से उसकी तरफ देखा था। आप क्यों रोएंगे? वो मासूमियत से बोली थी। इतने अरसा मुझे सताकर कहती हो, मैं क्यों रोऊंगा? वो उसे दोबारा सीने से लगाते हुए बोला था। सताया मैंने है या आपने मुझे सताया है? उसकी बात पर उसने झटके से उससे अलग किया था और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था। आप ऐसे ही हैरान होते रहा करें, सच्ची बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली थी और साथ ही उसके सीने से लग गई थी। तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो, सच्ची समझ में नहीं आता कि मैं कैसे तुम्हारे जादू के असर से निकलूंगा। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मैं कभी भी निकलने नहीं दूंगी। कैसे? आपको अपने दिल से, अपनी दुनिया से और अपने। वो उसे एक झटके से अलग हुई थी और एक ज़ोरदार मुक्का उसके सीने पर रसीद कर दिया था। वो हंसता ही चला गया था। वो उसकी चालाकी पर बोली थी, बहुत चालाक है, अपने मतलब की बात मुँह से उगलवा ली। वो मसनूई खफगी से बोली तो वो भरपूर कहका लगाकर बोला, तुम भी तो मुश्किलों से कुछ बोली हो, मैं कैसे ये मौका हाथ से जाने देता। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी थी। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। वो उसका हाथ पकड़कर बोला था। है आज का जो हुआ मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। अनिया हंसती ही चली गई। अनिया हंस रही थी खुलकर। कुफल टूट चुका था और उसका कहका पूरे घर में गूंज उठा था।